नमस्कार, प्रणाम सभी को। तो कल की चर्चा को आज सत्र नंबर 3 में हम आगे बढ़ाएंगे। लेट मी शेयर माय पावर पॉइंट स्लाइड्स। लेट मी नो इफ इट इज विजिबल। Yes, sir. Visible. तो अभी भी हम पहले स्टेप पर ही रहेंगे, क्योंकि इसमें कुछ विषय ऐसे हैं जिनको क्लियर करना जरूरी है थ्रू रिकैपिटुलेशन। दूसरा, आज मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस करूंगा। दो टर्म्स हैं बातचीत करते समय। एक तो जो हमारा पीकॉट का स्ट्रक्चर है, PICOT, एक फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क पूरे विश्व में एक गोल्ड स्टैंडर्ड समझा जाता है यदि हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करना चाहते हैं, जहां पर एम्पिरिकल डाटा कलेक्ट करने की बात है। ऐसी रिसर्च में पीकॉट बहुत अच्छा एक रोल प्ले कर सकता है। वैसे और बहुत सारे फ्रेमवर्क अवेलेबल हैं, लेकिन अधिकतर फ्रेमवर्क क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए अवेलेबल है, जहां हमें एक संख्या चाहिए, एक नंबर चाहिए। जैसे हमारा हार्ट रेट पे अगर हम काम करना चाहते हैं, हमें सभी को पता है कि 60 से लेके 75 बीट्स पर मिनट, ये एक संख्या है। ब्लड प्रेशर 120/80। इसी तरह से बॉडी मास इंडेक्स, हाइट, बॉडी वेट, बॉडी फैट परसेंटेज, ये सब अंक हैं, आंकड़े हैं। जब हम इस तरह की चीजों को, जिनको मेजर कर सकते हैं, जिनको नापा जा सकता है, उन पर कार्य करते हैं, तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाती है। क्योंकि यहाँ एम्पेरिकल डाटा इन्वॉल्व है, यहाँ डिजिट्स इन्वॉल्व है। यदि किसी तरह की ऐसी रिसर्च है जिसके अंदर की हम लोगों से प्रश्न पूछ रहे हैं और वो उसका उत्तर हाँ या ना में देते हैं। यदि हाँ में उत्तर आता है तो हम 1 अंक दे देते हैं, यदि ना में उत्तर आता है तो हम 0 अंक दे देते हैं। तो यदि हम किसी तरह का सर्वे करके लोगों की ओपिनियन या राय जानना चाह रहे हैं और वो उसका उत्तर हाँ या ना में देते हैं, या मैं सहमत हूं, बहुत सहमत हूं, तीसरा विकल्प ये हो सकता है कि शायद हाँ या शायद ना, चौथा विकल्प ये हो सकता है कि मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, पांचवा ये हो सकता है कि सहमत नहीं हूं। इसे हम कहते हैं लिकर्ट स्केल। लिकर्ट स्केल में अक्सर 5 विकल्प दिए जाते हैं हर प्रश्न के। कुछ जगह पर 3 विकल्प भी हैं, यस, आई डोंट नो, नो। तो डिपेंड करता है कि हमारी रिसर्च किस तरह से वैलिडेट और स्टैंडर्डाइज की गई है। उस आधार पर हम टाइप ऑफ लिकर्ट स्केल यूज करते हैं। लिकर्ट एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने स्केल को डेवलप किया था। तो बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं आपको, जो आपको जिस व्यक्ति ने उस टर्म को इन्वेंट किया उसके नाम पर होंगी। अब ये जो फ्रेमवर्क हम डिस्कस करने वाले हैं आज, पीकॉट फ्रेमवर्क, इसके अंदर जो दूसरा पक्ष आज मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं वो है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। वेरिएबल्स एक ऐसी टर्म है जिसका इंग्लिश वर्जन अगर हम देखें तो वेरिएशन, चेंज, बदलाव से निकलता है।
तो हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनके कारण कुछ घटित होता है। उदाहरण के लिए हम आसन करते हैं तो हमारा शरीर पुष्ट बनता है, तो आसन क्या हुआ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसका आउटकम क्या हुआ, इफेक्ट क्या हुआ? शरीर की पुष्टता। इसी प्रकार से हम ज्यादा खाते हैं तो मोटापा बढ़ता है। खाना अधिक, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। उसके कारण जो इफेक्ट आया, इफेक्ट क्या आया? मोटापा बढ़ना। वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो यहां ये समझना जरूरी है कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं ताकि, जिससे कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर प्रभाव पड़ता है। यदि हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे फेफड़ों की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। तो ये जो ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, क्योंकि इस पर इफेक्ट पड़ रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया प्राणायाम। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल को मैं यहाँ इंट्रोड्यूस इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि ये जो फ्रेमवर्क आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पीकॉट नाम का, ये क्वांटिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव स्टडीज, क्वांटिटेटिव रिसर्च, एम्पिरिकल रिसर्च, जहां आंकड़े हमें चाहिए, आंकड़ों के ही आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं, अपने रिजल्ट्स को जस्टिफाई करते हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर हम संदर्भ योग सूत्र को भी मेंशन करते हैं। एक सूत्र, दो सूत्र, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, हठ योग प्रदीपिका है, जो भी हम मेंशन करना चाह रहे हैं, इन आंकड़ों के आधार पर हमारे जो रिजल्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, जब हम उनको जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डाटा, ऑन द बेसिस ऑफ डिजिट्स, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ्स, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट्स, तो हम पीकॉट फ्रेमवर्क को यूज करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में, क्वांटिफाई करना। क्वालिटेटिव के लिए भी कुछ फ्रेमवर्क बने हैं, जैसे पेको है या एक्लिप्स है। वो समय समय पर साइंटिस्ट्स ने पिकॉट के आधार पर या पिकॉट को अधूरा समझकर अपनी रिसर्च के माध्यम से उन शॉर्टकट्स या उन फ्रेमवर्क्स को डेवलप किया। सभी तरह के फ्रेमवर्क का उद्देश्य एक ही था कि व्यक्ति को अपने शोध के बारे में क्लैरिटी आ जाए, उसको एक रिसर्च क्वेश्चन अपने टॉपिक के आधार पर क्रिएट करना आ जाए और वो फोकस्ड रहे। पिकॉट में हम ऐसे शब्दों को चुनते हैं जहां पर केवल उन्हीं शब्दावली, उन्हीं शब्दों, उसी फोकस्ड आउटकम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को लेकर ही हम बात करते हैं। इधर उधर की बात नहीं करते हैं, बाकी सब चीजों को हम छोड़ देते हैं, उनको हम लिमिटेशंस या डिलिमिटेशंस में डाल देते हैं। और पिकॉट हमें ये भी सिखाता है कि हमें यदि कोई भी प्रश्न या समस्या आती है रिसर्च के डाटा कलेक्शन में, टारगेट ग्रुप आइडेंटिफाई करने में, स्टैटिस्टिक्स यूज करने में, तो ये हमें आंसर देने की क्षमता प्रदान करता है, क्योंकि हम ही आंसरेबल है। हम ही ने वो टॉपिक लिया है, हम ही ने उन शब्दों का प्रयोग किया है, हमनी ने उस योग पद्धति को चुना है अपने रिसर्च के लिए, तो हम ही आंसरेबल होंगे। तो उन सभी प्रश्नों के उत्तर देने की क्षमता तभी विकसित होगी यदि हम पहले से अनुमान लगा लेंगे कि ये प्रश्न भविष्य में हमारे सामने आएगा।
मैंने बताया भी था, हर कार्य को शुरू करने से पहले स्वयं से तीन प्रश्न पूछें। वाई, हाउ एंड व्हाट। यदि आप इन तीनों प्रश्नों के उत्तर सही तरीके से दे पाए, सांत्वना पूर्ण प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाए, तभी उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़िए। यदि जरा भी डाउट है तो पहले हाउ, व्हाट एंड व्हाई को क्लियर कर लीजिए, तभी उस स्टडी या रिसर्च या उस कार्य को करने के लिए अगला कदम बढ़ाएं। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे, किसी भी तरह की रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन करने के, इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी चीज है जो पुलिस भी करती है। आपने देखा होगा, किसी भी केस की तह तक जाने के लिए पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं, रॉ इन्वेस्टिगेट करती है। अभी पाकिस्तान के ऊपर जो भी हमला हुआ, हमारा जो उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसका इन्वेस्टिगेशन, उसका एनालिसिस चालू है। उसके स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा की जा रही है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। तो ये सारे क्यों, वाई, व्हाट क्या रहा, हाउ कैसे अंजाम दिया गया, ताकि एक रिलायबल एविडेंस, एक प्रूफ, एक क्लैरिटी हमारे सामने आए। उद्देश्य हमेशा, मैंने कहा, रिसर्च का यही रहता है कि क्लैरिटी आए। अगर कोई भी डाउट, शंका आपके मन में है, तो वो रिसर्च नहीं है, ध्यान रखिएगा। शंकाओं का समाधान करना ही शोध का मुख्य उद्देश्य है। और क्योंकि हमारा जो योग है, नेचुरोपैथी है, पूरी आयुष पद्धति स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, तो ये एक पॉजिटिव कॉनोटेशन। जब भी हम योग की बात करेंगे, नेचुरोपैथी की बात करेंगे, इसका मतलब हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, हम पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, हम फायदे की बात कर रहे हैं, हम बेनिफिट की बात कर रहे हैं। अब हम पीकॉट को समझने का प्रयास करते हैं। ये एक फ्रेमवर्क है, P.I.C.O.T. जब भी हमें कोई रिसर्च टॉपिक लेना है, फाइनलाइज करना है, तो हम ये देखेंगे कि किस तरह के लोग हैं, उपलब्ध हैं, जिनके ऊपर की हम काम करना चाह रहे हैं। अपने आसपास देखिए, अपने प्रोफेशन में देखिए। यदि आप कॉरपोरेट में काम करते हैं, तो वहाँ किस एज ग्रुप के लोग उपलब्ध हैं, पॉपुलेशन किस तरह की उपलब्ध है, किस एज ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं। यदि आप स्कूल में काम करते हैं, तो ऑब्वियसली वहां पर आपको 6 साल से लेकर के 18 साल के बच्चे मिलेंगे। यदि आप कॉरपोरेट में काम करते हैं, तो डिपेंड करता है किस तरह के कॉरपोरेट में काम करते हैं। अगर आप किसी कॉल सेंटर में देखेंगे, तो वहां आपको ज्यादातर 20 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के यंग बच्चे मिलेंगे काम करते हुए। इसी तरह से आप अगर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल में काम करते लोगों को देखेंगे, वहां पर आपको 18 से लेकर 25, 30, 35 साल के लोग मिलेंगे। कॉर्पोरेट में भी तीन तरह की हायरार्की होती है, लो मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, हाई मैनेजमेंट के लोग। अलग अलग एज कैटेगरी होती है, जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, एवीपी लेवल के लोग, सीईओ लेवल के लोग, वो हायर मैनेजमेंट पे आते हैं। वहाँ आपको क्योंकि एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो एज ग्रुप अधिक मिलेगा। वहाँ आपको हो सकता है 55 से लेके 60 के लोग मिले, 40 से 55 के लोग मिले। तो ये जो पॉपुलेशन है, ये क्या है, हमारा टारगेट ग्रुप है। तो हमारे टॉपिक में पीकॉट का सिद्धांत या पीकॉट का फ्रेमवर्क ये कहता है, सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हम किस प्रकार के लोगों के ऊपर अपना शोध करना चाह रहे हैं।
किस एज ग्रुप के लोगों के ऊपर हम शोध करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक स्टडी को थोड़ा सा स्पेसिफिक कर देता हूं। यदि मैं उसको बहुत ब्रॉड रखूंगा कि मैं तो अर्बन पॉपुलेशन पे काम करना चाहता हूं, तो ये टू ब्रॉड हो गया, टू वाइड हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं शहर में रहने वाले एडल्ट्स पे काम करना चाहता हूं जिनकी उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच है, तो ये क्या हो गया? ये बिल्कुल ऑप्टिमम हो गया। बड़ा क्लियर है कि मैं 18 से 65 वर्ष के एडल्ट्स जो कि शहर में रहते हैं उन पर काम करना चाहता हूं। लेकिन यहां से भी अभी बात नहीं बनेगी, इसको थोड़ा सा और मुझे टॉपिक में बताना पड़ेगा। लेकिन इसका जब मैं मेथोडोलॉजी या सैंपलिंग करूंगा मैं उसे वहां मेंशन करूँ। ध्यान रखिएगा, मैं अभी केवल रिसर्च टॉपिक की बात कर रहा हूँ। मैं इसको ना तो टू वाइड बनाना चाहता हूँ रिसर्च टॉपिक की भाषा को, और ना ही इसे टू नैरो रखना चाहता हूँ। इसे मैं जस्ट फाइन बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा? मैं शब्द का प्रयोग करूंगा, इफेक्ट ऑफ आसना ऑन अर्बन एडल्ट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18 टू 65। जस्ट ऑप्टिमम हो गया। या मैं केवल एडल्ट्स भी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं। एज ग्रुप को मैं नीचे मेंशन कर सकता हूँ, मेथोडोलॉजी में मेंशन कर सकता हूँ, इंक्लूजन एक्सक्लूजन में मेंशन कर सकता हूँ। इंक्लूजन का मतलब हो जाएगा केवल ऐसे एडल्ट या ऐसे मेल एडल्ट जो 18 से 65 वर्ष की उम्र के हैं और जो शहर में रहते हैं, जिनको कमर में दर्द रहता है। दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक लो बैक पेन, उसको मैं नीचे मेंशन करूं। कहने का मतलब मैं यहाँ इंक्लूजन में मेल 18 से 65 और विद क्रोनिक लो बैक पेन। एक्सक्लूजन में क्या आ जाएगा? वो फीमेल्स जिनको क्रॉनिक लो बैक पेन है मैं नहीं ले रहा हूं। पहली बात, मैं किसको नहीं ले रहा हूं, एक्सक्लूजन कर रहा हूं? फीमेल्स को, जो 18 से 65 है उनको एक्सक्लूड कर रहा हूं। मैं ऐसे मेल्स को भी डिलिमिट कर रहा हूं, एक्सक्लूड कर रहा हूं एक्सक्लूजन में, जो 18 से कम उम्र के हैं या 65 से अधिक उम्र के हैं। तो ये भी मेरे एक्सक्लूड हो गए। मैं अर्बन ले रहा हूं, शहर में। सेमी अर्बन या रूरल पॉपुलेशन पे मैं काम नहीं कर रहा हूं, ये भी एक्सक्लूड हो गए। और ऐसे लोग भी एक्सक्लूड हो गए जिनको एक्यूट लो बैक पेन। एक्यूट और क्रॉनिक में डिफरेंस है। एक्यूट का मतलब इमीडिएट, बहुत अधिक तेज दर्द हो जाना किसी को। क्रॉनिक का मतलब है लंबे समय से उनको पीठ में, लोअर बैक में दर्द है। मैं ऐसे लोगों को ले रहा हूं। तो यहाँ क्लियर हो गया, हमें डिफाइन करना पड़ता है पॉपुलेशन को। लेकिन जो हमारा रिसर्च प्रॉब्लम का टाइटल है, फिलहाल के लिए मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, उसमें हम लिखेंगे इफेक्ट ऑफ सच एंड सच ऑन अर्बन एडल्ट्स विद क्रॉनिक लो बैक पेन। यहां तक बिल्कुल सही है। अगर आप क्रॉनिक लो बैक पेन नहीं भी लिखते हो, आप सिर्फ बैक पेन लिख देते हो, तो नीचे डिफाइन करना पड़ेगा आपको मेथोडोलॉजी में कि किस तरह की लो बैक पेन आप दे रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, तीन तरह की चीजों का हमें टॉपिक में ध्यान रखना है किसी भी तरह के टाइटल को लेते समय। नंबर एक, टाइटल बहुत वाइड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नैरो भी नहीं होना चाहिए कि सब कुछ आपने टाइटल में ही डाल दिया, कि टाइटल इतना लंबा हो गया कि वो 100 शब्दों का तो टाइटल ही हो गया। कभी भी 20 या 25 वर्ड से ज्यादा का टाइटल नहीं होता है। और टाइटल इतना क्लियर होता है कि पहली नजर में जब आप टाइटल को पढ़ते हो, रिसर्च के टॉपिक को पढ़ते हो, तो आपके मन में 30% तक क्लैरिटी आ जाती है। कोई भी व्यक्ति पढ़े तो भी हाँ, अच्छा, ओके, यह व्यक्ति
एडल्ट्स पे काम कर रहा है और लो बैक पेन के पेशेंट्स पे काम करना चाह रहा है। तो नॉट टू वाइड, नॉट टू टाइट या नैरो, जस्ट ऑप्टिमम। इसको लेकर आज एमसीक्यू भी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी का। पीकॉट फ्रेमवर्क में नंबर 2 आता है आई। आई का मतलब होता है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब है कि ऐसा स्ट्रक्चर्ड योग का कोई कार्यक्रम, हम्म, जिसको कि हम इंटरवेंशन के रूप में, एक प्रोग्राम के रूप में देना चाहते हैं। जैसे डॉक्टर दवाई देता है तो दवाई क्या हो गई? इंटरवेंशन, मेडिसिन। योग में हम इसे कह देते हैं कि हम मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, हम एक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एक प्रोग्राम दे रहे हैं, एक स्ट्रक्चर्ड योगा का मॉड्यूल उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये 12 हफ्ते का भी हो सकता है, 15 हफ्ते का भी हो सकता है, 20 हफ्ते का भी हो सकता है। ये जो चीजें हैं कि कितने हफ्ते का है, कब कब क्लासेस होंगी, एक क्लास कितने घंटे की, कितने मिनट की होगी, सुबह होगी या शाम को होगी, ये सारी चीजें हमारी आ जाती हैं नंबर 2 में, आई में, जिसको हम कह देते हैं इंटरवेंशन। अब हमारे टॉपिक में दो चीजें क्लियर हो गई। इफेक्ट ऑफ 12 वीक योगा प्रोग्राम ऑन क्रोनिक लो बैक पेन ऑफ एडल्ट्स, या एडल्ट्स ना भी डालें, ऑन क्रोनिक लो बैक पेन। तो यदि आप शब्दों को गिनेंगे तो ये लगभग 7 से 8 वर्ड्स का बन गया। तीसरे नंबर पर आते हैं पीआईसी के। सी का तात्पर्य है कंपैरिजन। ध्यान रखिएगा, क्योंकि रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल है तो कंट्रोल ग्रुप का होना आवश्यक है। बिना कंपैरिजन के, कंपैरिजन किसका कर रहे हैं? हमारे उस ग्रुप का जिसको हमने योगा प्रोग्राम कराया, उसका कंपैरिजन हम कर रहे हैं कंट्रोल ग्रुप के साथ, कि जिसको हमने या तो कोई स्टैंडर्ड केयर दी, या हमने उसको वेट लिस्ट में रखा, और बाद में उसको हमने कोई ना कोई स्ट्रक्चर्ड योगा प्रोग्राम कराया। तो कंट्रोल ग्रुप में क्या होता है? बिल्कुल कुछ भी ना कराना, ये गलत है। अगर हमें कंपैरिजन करना है और हमें ये स्थापित करना है कि जो भी क्रोनिक लो बैक पेन में आराम आया वो हमारे दिए गए योगा प्रोग्राम से आया, तो हमें एक कंट्रोल ग्रुप लेना ही होगा। तभी तो कह पाएंगे ना कि हमारा जो इफेक्ट आया वो हमारे कार्यक्रम से आया, योग से आया। जिसको दिया उसको आराम मिला, जिसको नहीं दिया, जिसको हमने स्टैंडर्ड केयर में रखा, हमारे प्रोग्राम के अलावा बाकी सब कुछ कराया लेकिन ये प्रोग्राम नहीं कराया, तो हम क्या करते हैं? टाइप 1 और टाइप 2 एरर को समाप्त करने का कार्य करते हैं। बिना कंट्रोल ग्रुप के हम अपने योग के कार्यक्रम की उपादेयता, उसकी इफेक्टिवनेस को जस्टिफाई नहीं कर सकते। कोई कल को कह सकता है ठीक है आपने योगा प्रोग्राम किया, लेकिन कुछ लोग जो है बाकी का प्रोग्राम करके भी तो ठीक हो सकते हैं। हम ये बोलेंगे कि नहीं सर, कोई भी चांस नहीं है, कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का कंपैरिजन हम कंट्रोल ग्रुप से कर रहे हैं। तो यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ? वो हुआ हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ? 12 हफ्ते का स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुई? हमारी पॉपुलेशन, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो जो मैंने कहा 12 वीक का स्ट्रक्चर प्रोग्राम है, ये कॉज है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ?
कोई बता सकता? एनीवन? लोअर बैक पेन। यस, एब्सोल्युटली। दोनों केस में लोअर बैक पेन इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। इंटरवेंशन 12 हफ्ते का इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट कौन सा हुआ? लो बैक पेन। इसी तरह से एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हमारा क्या हुआ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट क्या हुआ? जो उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का इम्पैक्ट आया, अगेन सेम, लो बैक पेन। तो हमारे जो ग्रुप्स हैं वो इंडिपेंडेंट हुए, उसका जो इम्पैक्ट आया वो डिपेंडेंट हो गया। यहां तक क्लियर है सबको? कोई डाउट है? पॉज। पॉज क्या है? जिसको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं वो है हमारा ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मतलब इंटरवेंशन, योगा का प्रोटोकॉल, 12 हफ्ते का स्ट्रक्चर्ड योगा प्रोग्राम। और उसका इम्पैक्ट जो आया, उसका जो इफेक्ट आया वो है क्रोनिक लो बैक पेन। दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। पीकॉट में लास्ट में आता है टाइम या आउटकम मेजर्स, जिनको हम कहते हैं आउटकम। क्या निकले? मेजरेबल रिजल्ट्स क्या आए? एंड स्टडी की ड्यूरेशन क्या थी? ये हमारी आउटकम्स हैं सारी। पेन रिड्यूस हुई या पेन बढ़ी, लोअर बैक पेन या लोअर बैक पेन सेम रही, ये उसकी आउटकम्स हैं। ये सब डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया था। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, और यहाँ भी इंडिपेंडेंट, लेकिन डिपेंडेंट सेम रहेगा, ध्यान रखिएगा। डिपेंडेंट हमेशा पेन रहेगा, चाहे वो बढ़ी चाहे घटी चाहे वो सेम रही। डिपेंडेंट वेरिएबल इज सेम। यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक है, और वो है क्रोनिक लो बैक पेन। मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ इस पर्टिकुलर रिसर्च में जो एक बहुत सिंपल सा मैं एग्जांपल देकर आपको बेसिकली फ्रेमवर्क समझाना चाह रहा हूँ, कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस समझाना चाह रहा हूँ, वहां पर सिर्फ एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो है पेन। एंड विच इज हैपनिंग आफ्टर 12 वीक स्ट्रक्चर्ड योगा प्रोग्राम ओनली, क्योंकि वो ऐसी चीज है जिसे हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो वहां पर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को दिया जा रहा है ट्रीटमेंट, वो मैनिपुलेट हो रहा है, प्रोग्राम मैनिपुलेट हो रहा है, ताकि हम इफेक्ट देख सकें किसी चीज के ऊपर। वो जो किसी चीज के ऊपर इफेक्ट आ रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा, विच इज क्रॉनिक लो बैक पेन। यहां तक क्लियर है सबको? कोई सवाल हो आपका तो आप पूछिए। और योग के अंदर जैसे हम कोई मॉड्यूल या प्रोटोकॉल बनाते हैं, हाउ डू वी वैलिडेट इट बिफोर ट्राइंग आउट ऑन अ पॉपुलेशन? हम्म। इसके लिए हम उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चेक करते हैं पुलकित। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है कि हम कुछ स्टैटिस्टिकल मेजर्स को यूज करते हैं, जैसे क्रॉनबेक अल्फा, इफेक्ट साइज, कंटेंट वैलिडिटी रेशियो एंड कंटेंट वैलिडिटी इंडेक्स। उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, एक होती है इंडेक्स वाइज, एक होती है स्केल वाइज। उसका एक पूरा एक्सेल शीट में फॉर्मूला होता है, और जहां पर कि हम 2 या 3 रेफरल्स रिसर्च के यूज करते हैं। एक्सपर्ट्स हमारी हेल्प करते हैं उस प्रोटोकॉल को वैलिडेट करने में। उसमें फैक्टर एनालिसिस भी लगाया जा सकता है, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस और कंपैरेटिव फैक्टर एनालिसिस, कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। दो तरह के फैक्टर एनालिसिस हम लगाते हैं। वो एक लंबा स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर है, जिसकी एक रिसर्च मैंने शिवम जी के साथ शेयर की है। उस रिसर्च के अंदर
फैक्टर एनालिसिस, कंटेंट वैलिडिटी, रिलायबिलिटी कैसे मेजर की गई है? किसकी? नियमों की। हमारे नियम कौन कौन से हैं? यम नियम, आसन, प्राणायाम की बात कर रहा हूं। नियम या यम तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। और नियम है शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। यस, ये जो पांच नियम है हमारे, शौच, तप, संतोष, ईश्वर, प्राणिधान, इन पांचों डिपेंडेंट वेरिएबल्स को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम डेवलप करना था। इस रिसर्च को मैंने जो शेयर किया आपसे, उसको वैलिडेट करना था कि ये प्रोग्राम किस तरह से एक व्यक्ति को क्लेanलीनेस, शोधन, शमन की तरफ लेकर जाता है। हमारे जो पूर्वज रहे हैं, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में इसको स्टैंडर्डाइज नहीं किया। उन्होंने ये जरूर बताया कि शौच, तप, संतोष, ईश्वर, प्राणिधाम, और ये पांचों क्रियाएं हमारे जीवन में एक के बाद एक हमारे शरीर के शोधन, शमन के लिए, बैलेंसिंग के लिए, क्लेanलीनेस के लिए बहुत आवश्यक है, इंटरनलाइजेशन के लिए बहुत आवश्यक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन क्या ये क्रियाएं जिन लोगों से हम करवाना चाह रहे हैं, जिन लोगों के ऊपर हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, उनके ऊपर ये वैलिडेट कर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? अब महर्षि पतंजलि ने बहुत वर्ष पहले किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन या किसी पर्टिकुलर काल परिस्थिति में तो इसे इम्प्लीमेंट किया नहीं। अगर किया भी होगा तो वो लिखित में हमारे पास नहीं। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम ये मानकर चलते हैं कि ये एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, तो हम इसकी कॉन्करेंट वैलिडिटी क्यों ना निकालें? कॉन्करेंट वैलिडिटी का मतलब ये है, हम क्यों ना अपने ऐसी जीवनचर्या को बनाएं जिसमें कि ये नियमों का पालन होता हो, और महर्षि पतंजलि द्वारा बनाए गए नियमों से हमारा दिया गया प्रोटोकॉल, हमारा डेवलप किया गया योग का प्रोटोकॉल कितना प्रतिशत मैच कर रहा है, वो मैच कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये जो कंपैरिजन हम करते हैं फैक्टर एनालिसिस का, हर एक फैक्टर का एक एक करके, जैसे नियम में सबसे पहले क्या आता है? शौच, यही है ना? तप, संतोष, उसके बाद क्या आता है? शौच, स्वाध्याय, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर स्वाध्याय। प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान। स्वाध्याय। अब ये जो पांचों कंपोनेंट हैं, अगर मुझे किसी व्यक्ति से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, कुछ ग्रुप से, तो मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछूंगा ना। शौच के ऊपर 5 प्रश्न पूछूंगा, तप के ऊपर 5 या 4 प्रश्न पूछूंगा, संतोष के ऊपर 5 प्रश्न पूछूंगा, स्वाध्याय पे पूछूंगा, ईश्वर प्राणी ध्यान पे पूछूंगा कि वो इनसे क्या समझते हैं। जब तक मैं एक्सपर्ट से नहीं पूछ लेता, जब तक मैं उन लोगों को जो योग का नियमित अभ्यास करते हैं, खासकर नियमों का अभ्यास करते हैं, उनसे मैं नहीं पूछूंगा, तब तक मुझे जानकारी नहीं मिलेगी ना कि नियम किस प्रकार से पालन किए जाता है, नियमों का, नियम क्या होने चाहिए। तो जब मैं उनसे प्रश्न पूछूंगा, प्रश्नों के आधार पर मैं उनसे, उन प्रश्नों के आधार पर उनके उत्तरों का एनालिसिस करूंगा। फिर उसमें से कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिन्हें मैं हटा दूंगा, कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो एक्सपर्ट मुझे बताएंगे, नहीं आप लोगों से शौच में ये जरूर पूछिए कि वो इस प्रकार से करते हैं कि नहीं। स्वाध्याय का मतलब क्या है, वो लोग क्या समझ रहे हैं, स्वाध्याय सचमुच में स्वाध्याय हो रहा है या वो केवल स्वाध्याय नाम का ही हो रहा है। तो जब मैं 40 प्रश्न और 5 बिंदुओं पर, कौन से 5 बिंदु? नियम के 5 बिंदु। जब मैं इन 20, 25, 30 प्रश्नों को फैक्टर एनालिसिस के माध्यम से पता करके स्टैंडर्डाइज कर दूंगा कि हाँ,
अकॉर्डिंग टू पीपल, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, और जो मेरी नॉलेज है और जो महर्षि पतंजलि ने अपने श्लोकों में कहा है, उसके अनुसार एक व्यक्ति के जीवन में नियम का अर्थ ये होता है। तो मैंने उस नियम को स्टैंडर्डाइज कर दिया। तो क्या मैंने गलत किया? महर्षि पतंजलि को मैंने चैलेंज कर दिया? महर्षि पतंजलि को मैंने गलत साबित कर दिया क्या? ये मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? मुझे बताइए। मैं एक स्टैंडर्डाइज नियम का प्रोटोकॉल डेवलप कर रहा हूँ। हम ऑथेंटिसिटी जान रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ जो पहले कहा गया उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है। हाँ, ये मुझे हर बार करना है। ये मुझे हर बार हर शोध में करना है। यहाँ मैं नियम की बात कर रहा हूँ। अभी जो मैंने बात की वो मैंने स्ट्रक्चर्ड आसनों की बात की। 12 हफ्ते में आसन डाले। उन वो आसन भी तो लिखे गए हैं ना हठयोग प्रदीपिका में या कहीं घिरण संहिता में। लेकिन मुझे उनको वैलिडेट करना है, स्टैंडर्डाइज करना है। कैसे लोगों पे? 18 से 65 वर्ष के मेल जिनको की कमर में दर्द रहता है। एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी दर्द का उपचार योग में सीधे सीधे आसन नहीं है। पहले तो कई बार लोगों को क्रॉनिक लो बैक का कारण सिटिंग भी नहीं होता है, स्ट्रेस होता है। हो सकता है कोई ऑपरेशन हुआ वो होता है। हो सकता है शरीर में कई विजातीय द्रव्य इतने इकट्ठे हो रखे हैं बैक में, क्या पता उसी वजह से हो रहा है। कई बार मैंने देखा है लोगों की कोलोन थेरेपी करने से, उनको केवल रिलैक्स करने से, उनका पोस्चर ठीक करने से ही लो बैक पेन खत्म हो जाती है। उनको आसन वासन कराने की जरूरत होती ही नहीं है। नेचुरोपैथी में देखिएगा आप, सबसे पहले क्या करते हैं वो आपका नमक और चीनी आपकी डाइट में से हटा देते हैं। तो आप देखिएगा कई लोगों की लोअर बैक पेन तो वैसे ही खत्म हो जाती है, वजन कम होने लग जाता है। क्योंकि जब वजन कम होने लग गया तो लो बैक पेन खत्म हो गई ना। फिर धीरे 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 हम उनका पोटली मसाज करते हैं, उनकी डाइट में थोड़ा और बदलाव करते हैं, उनका पोस्चर करेक्ट करते हैं, जनरल मोबिलिटी एक्सरसाइज कराते हैं। तो क्या होता है, उनकी लोअर बैक के जो सपोर्टिंग मसल्स हैं वो स्ट्रांग होने लग जाते हैं। आसन तो अभी कराया ही नहीं हमने। अभी तो केवल नियम कराया है, यम कराया, नियम कराया। आलती पालती मारकर वो जो नहीं बैठ पाते थे उनको हमने पटरा दे दिया सीट पर बैठकर। फिर उनसे कहा नहीं बैठ सकते, वज्रासन में बैठिए, कुर्सी पर बैठिए। तो पोस्चर करेक्शन कर दिया ना। अभी आसन तो कराया ही नहीं हमने। ठीक उसी प्रकार से किसी एक व्यक्ति ने ये कहा कि मैं आसन वासन पे नहीं जाऊंगा, मैं तो नियम, जो है हमारे 5 नियम, इनको मैं स्टैंडर्डाइज कर देता हूँ उन लोगों के ऊपर जो 18 से 65 वर्ष के हैं, जिनको की लो बैक पेन है। और फिर उसने क्या किया, जब इनको स्टैंडर्डाइज कर दिया फैक्टर एनालिसिस करके, कंटेंट वैलिडिटी, रिलायबिलिटी चेक करके, इनकी कंपैरिजन करके पतंजलि श्लोक के साथ, सूत्रों के साथ, लोगों के बीच में एक पायलट स्टडी कंडक्ट करके, लोगों से ओपिनियन लेकर के, और बहुत सारे जो विद्वान हैं हमारे, कौन कौन से विद्वान हो सकते हैं इसमें? योग विशेषज्ञ, लो बैक पेन के विशेषज्ञ कौन कौन हो सकते हैं? आयंगर। अयंगर। अयंगर जी तो अभी है नहीं, उनके पास मैं भेज नहीं सकता ना ऊपर। हम्म, मैं अपने इस नियम के प्रोटोकॉल को किसके पास भेज सकता हूँ आज? रामदेव जी बाबा, हाँ, पतंजलि में। स्वामी रामदेव जी को मैं भेज सकता हूँ। उनके रामदेव पास समय जी। नहीं होगा तो वो अपने किसी चेले को दे देंगे। और मैं किसको भेज सकता हूँ? गुरु जी को भेज सकता हूँ जो एस व्यासा में बेंगलोर में बैठे हैं। गुरु जी जरा बताना ये नियम ठीक है क्या? तीसरा व्यक्ति कौन होना चाहिए? कोई ऐसा हाँ, डॉक्टर होना तुम्हारे चाहिए हमारे जो लो धाम बैक में पेन। हाँ बिल्कुल। तो योगा थेरेपिस्ट जो। हाँ, कोई ना कोई ऐसे योगा थेरेपिस्ट होगा, कोई ना कोई ऐसा ऑर्थोपेडिक सर्जन होगा जिसे मुझे पैनल पे डालना पड़ेगा। तो कम से कम 6 से 7 लोग ऐसे जो लो बैक पेन पे काम कर चुके हैं, मुझे अपने इस नियम के प्रोटोकॉल को उनको भेजना पड़ेगा कि सर ये प्रश्न है, इस तरह से नियम होने चाहिए, और ये लो बैक पेन के लिए मैंने डेवलप किया है क्वेश्चनर या ये सेट या ये प्रोटोकॉल। आप प्लीज बताइए ये सही है या गलत है, इसमें क्या त्रुटियां हैं, सही करना है तो कैसे करना। ये जो पूरी एक्सरसाइज हम करते हैं ना पुलकित जी, ये हर शोधकर्ता को करनी पड़ती है। ऐसे ही उठा करके कोई योगा प्रोग्राम आपने दे दिया और बाद में कह दिया भाई बहुत कुछ अच्छा हो गया, सब चंगा सी।
यू कैनॉट से सब चंगा सी ऐसे, आपको टेस्ट करना पड़ेगा, उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, फैक्टर एनालिसिस। अच्छा खासा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, पूरा रिसर्च पेपर, पूरी पीएचडी के पहले 50 पेज इसी पर निर्भर करते हैं कि आपने किस तरह से उस प्रोटोकॉल को, उस नियम को लो बैक पेन के पेशेंट पे या प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर, या जो खिलाड़ी हैं जिनको लो बैक पेन अक्सर हो जाता है जंप करने से, उन पर कैसे स्टैंडर्डाइज किया, कैसे इम्प्लीमेंट किया, क्या प्रश्न पूछे, किस तरह का स्टैंडर्ड उनको दिया बना करके, निकाल कर। मैं इसमें विषय में बहुत गहराई से जाना नहीं चाह रहा था, बट पुलकित जी ने प्रश्न पूछा तो मुझे लगा शायद मैं आपको डिटेल में भी समझा दूं। तो यहाँ हमारा जो उद्देश्य है वो है पेन रिडक्शन, और यहाँ पर हम केवल 12 हफ्ते का एक कार्यक्रम दे रहे हैं। हम किसी तरह का यम नियम पे नहीं है, हम 12 हफ्ते का एक ऐसा होलिस्टिक योगा प्रोग्राम डेवलप करें कि जिसके अंदर हम ऐसे पेशेंट्स को लें जिनकी की क्रॉनिक लो बैक पेन है, लंबैगो है, लेकिन ध्यान रखिएगा साइटिका नहीं है। अब मैं यहाँ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की बात कर रहा हूँ। ऐसा व्यक्ति जो लो बैक पेन के कारण, एक्यूट के कारण चल भी नहीं पा रहा, आपके योगा सेंटर में बैठ भी नहीं पा रहा, लेट भी नहीं पा रहा, वो हमारा पेशेंट नहीं है, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, वो हमारी पॉपुलेशन नहीं है। तो बताइए कौन है फिर ऐसी हमारी पॉपुलेशन जिसको कि हम योग करा सकते हैं लेकिन उसको क्रॉनिक लो बैक पेन है? स्क्रीनिंग करेंगे ना ये पता करने के लिए कि लो बैक पेन है तो क्रॉनिक कब से है सर आपको। पहला प्रश्न तो यही पूछते हैं हम सबसे पहले। क्यों? डॉक्टर भी यही पूछता है ना आपसे, आपको क्या है? आप कहेंगे सर कमर में दर्द है। अच्छा कहाँ पर है? सर यहाँ पर है। चलिए मुड़िए जरा मैं देखता हूँ, फॉरवर्ड बेंड करिए जरा, घुटने मोड़िए। कभी लेट कर वो डायग्नोस करता है, टच करता है लेफ्ट राइट में किस तरह की लो बैक पेन है। हर्निया तो नहीं है, हर्निएटेड डिस्क तो नहीं है। कहाँ पर है? L4 L5, मैक्सिमम L4 L5 में होती है, आपको पता ही। उसके साथ जुड़ी हुई और कोई कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है, डायबिटीज तो नहीं है, हीलिंग प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि डिस्क डैमेज होके खत्म ही हो गई बिल्कुल, प्रोट्रूड हो गई, एक्सीडेंट की वजह से तो नहीं है, पॉस्चर की वजह से है, ओवरवेट की वजह से तो नहीं है। तो इस तरह के जब हम बहुत सारे सारे प्रश्न पूछते हैं अबाउट क्रॉनिक लो बैक पेन जो लंबे समय से है, तो हम समझते हैं कि इस ये क्लाइंट ठीक है और हम इसको योग के आसनों से क्योर कर सकते हैं, बहुत हद तक लो बैक पेन को कम कर सकते हैं। लेकिन साइटिका नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम गलत तरीके से कोई आसन करा दिया, ज्यादा जोर दे दिया, उस व्यक्ति ने भी अगर इंटरनल फोर्स ज्यादा लगा दी तो वो क्रोनिक लो बैक पेन की जगह साइटिका बन जाएगी। तो ये जो स्क्रीनिंग होती है, अभी मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग एक योगा का टीचर जरूर करता है और करना चाहिए। उसको बहुत सारे एक्सक्लूजन्स, इंक्लूजन्स करने होते हैं। ऐसी महिला जिस जो प्रेग्नेंट है, उसको लो बैक पेन है, मैं निवेदन करना चाहूंगा आप मुझे बताइए, क्या ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन जो 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर है जिसको लो बैक पेन है, क्या उसको योगा थेरेपी करानी चाहिए? हाँ या ना? नहीं। लेकिन प्रिकॉशन के साथ में। बिल्कुल सही है। डॉक्टर से पूछ के ही कर सकते डॉक्टर हैं। से पूछ के, बिल्कुल बिल्कुल सही है। असिस्ट कर हेल्थ, सकते हैं, ये भी सही है। उसकी हेल्थ और डॉक्टर का ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, इन दोनों को ऑब्जर्व करके हम लोग उसको ये कर सकते हैं, बिल्कुल मतलब करा डिजाइन सकते कर हैं। सकते हैं। बिल्कुल डिजाइन किया जा सकता है, सही कह रहे हैं हम्म। आप। इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए हमें, और कोशिश ये करनी चाहिए कि यदि हमारे पास एक होमोजीनियस ग्रुप हो तो बेटर है, क्योंकि रिसर्च के अंदर हमारा सैंपल बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे सैंपल में पता लगा 20 तो लेडीज नॉर्मल हैं, लेकिन 3 लेडीज ऐसी हैं जो फैमिली वे पे हैं और वो भी करना आ रही हैं। तो वो हमारे लिए एक ग्रुप रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। वो ठीक है अगर वो रोज आ रही हैं हमारे पास, करना चाहती हैं योग,
तो हम उनको थोड़ा असिस्ट करेंगे, थोड़ा सेपरेटली मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा मदद के साथ करा सकते हैं। लेकिन वो हमारा सैंपल साइज नहीं बन सकता रिसर्च के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग कंडीशन है। बाकी 20 महिलाओं से अलग कंडीशन है उन तीनों की। तो जो रिजल्ट 20 महिलाओं में आएंगे, वो इन तीन फैमिली वे वाली वुमेन पे नहीं आ सकते, क्योंकि वो सेम प्रोटोकॉल नहीं है जो वहां हम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ हम थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं चीज को। तो उनको कराइए, डाटा कलेक्ट करिए, उनकी केस स्टडी अलग से करिए, उन तीनों की, क्योंकि उनका प्रोटोकॉल डिफरेंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो रिसर्च के अंदर ये कंट्रोल, ये स्क्रीनिंग और होमोजेनिटी, होमोजीनियस ग्रुप, होमोजेनिटी को मेंटेन करना पड़ता है, ताकि हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो जनरलाइज किए जा सकें। छोटी पॉपुलेशन से निकाल करके हम उनको बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए जस्टिफाई कर सकें। अभी तक क्लियर है? तो स्टेप नंबर 1 होता है कि सबसे पहले जो हमारी क्लिनिकल प्रॉब्लम है, हम जनरल क्वेश्चन से शुरू करें कि योगा के पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या है। ठीक है ना? तो अभी हमने टॉपिक क्या डिसाइड किया था, एनीवन? लोअर बैक पेन। लोअर बैक हाँ, पेन 18 to 65 ईयर्स 18 के टू बीच सिक्सटी का जो। फाइव सर मेरा एक और क्वेश्चन था। जी जी पूछिए। सर मुझे नहीं मालूम, मतलब ये क्वेश्चन इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि मैंने सुना है लेकिन मुझे इसके बारे में नहीं मालूम। पायलट स्टडी जो आप बोल रहे हैं तो उसका मतलब नहीं मालूम मुझे। हाँ, पायलट स्टडी मैम होती है एक छोटे लेवल की स्टडी, छोटे ग्रुप के ऊपर स्टडी, जिसको कि हम ट्रायल बेसिस पर कंडक्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि हम ऐसा कार्य भविष्य में यदि बड़े पैमाने पर करेंगे तो क्या वो कर पाएंगे, क्या लोग आएंगे, क्या लोगों को फायदा थोड़ा बहुत होगा, क्या मैं एक्सेस कर सकती हूँ, क्या डॉक्टर रेकमेंड करेगी, क्या उनको समय पर आने की आदत है सुबह उठकर योग करने की। तो पायलट स्टडी एक प्रकार का छोटा ब्लूप्रिंट है, जो हमें आत्म मंथन करने में, स्वाध्याय करने में मदद करता है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में ये मदद करता है। उसे हम क्या देते हैं? पायलट स्टडी। छोटे पैमाने का कार्य बड़ा कार्य करने से पहले, इसको हम फिजिबिलिटी स्टडी भी कह देते हैं। तो वहां हमें ये पता लग जाता है कि वाकई में ये लोग हैं, नहीं है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, पैसा तो बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है, लोगों को इसमें विश्वास है कि नहीं है, इत्यादि इत्यादि। ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है ना, ये हमारी सॉल्व हो जाती है छोटी स्टडी करने से। नहीं होती है अगर हमें लगता है अरे लोग समझते ही नहीं है, लोग मानते ही नहीं है, या मेरे पास इतने इंस्ट्रक्टर्स नहीं है, या मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, तो फिर हम टारगेट ग्रुप को चेंज कर सकते हैं। ऐसे लोगों पे काम कर सकते हैं जो इजीली मिल जाए। ऐसे स्थान को हम अरेंज कर सकते हैं जहां पर कि आसानी से इसे इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो चेंजेस करने से पहले, बाद में पछताने से पहले अच्छा है कि हम एक छोटी सी फिजिबिलिटी स्टडी, पायलट स्टडी कर लें और उसको पब्लिश कर दें, उसको प्रेजेंट कर दें, उसको लोगों के सामने रख दें कि देखिए सर, मैं आज 15 पे काम किया है, मैं चाहती हूँ कि 15 के बजाय मैं 150 लोगों पे अब इसको एक्सपैंड करो। तो वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हो जाएगी। आप पायलट स्टडी को हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी भी कह सकते हैं, छोटी। सर तो ये पायलट ब्रॉड स्टडी, जनरल, से पायलट स्टडी जो है दिस इज जस्ट फॉर आर रेफरेंस, राइट? दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द रिसर्च। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द रिसर्च, बट सर पीपल ऑफन प्रेजेंट इट, ओके। बिकॉज वी नीड टू नॉट जस्ट get the internal feedback, but the feedback from outside also। हमें तो बहुत सारी गलतियां अपनी नहीं दिखाई देंगी, लेकिन जब हम उस पायलट स्टडी को करेंगे, लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे और फिर उसको प्रेजेंट करेंगे, तो सामने वाला व्यक्ति हमसे कुछ सवाल पूछ सकता है।
जो हमें ना पता लगे कि अरे इस जगह तो मैंने सॉरी ध्यान ही नहीं दिया, इसके ऊपर तो मैंने। इसीलिए इसको प्रेजेंट करना, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फीडबैक देने के बाद एक्सपैंड करना, लॉन्गिट्यूडनल में ले जाना अच्छा रहता है। और ये रिसर्च का पार्ट है। मैं आपको ये बता दूं कि पीएचडी अवार्ड नहीं होगी आपको अगर आप अच्छे संस्थान से करेंगे। वो लोग सबसे पहले, सबसे पहला क्वेश्चन यही रेज कर देंगे, सर आपने सीधे ही शुरू कर दिया, पायलट स्टडी कुछ किया, सर्वे कुछ किया, उसका कुछ रिजल्ट आया, उसको प्रेजेंट करिए प्लीज 6 महीने के अंदर। बताइए हमें कि क्या क्या समस्याएं आई। उसका रिसर्च पेपर प्रेजेंट करिए एटलीस्ट, उसकी सैम्पलिंग के बारे में बताइए। कौन सा रिसर्च डिजाइन आपने बनाया उस पर्टिकुलर पायलट स्टडी में, उसके बारे में ही एक्सप्लेन कर दीजिए। सैम्पलिंग कैसे की। तो ये सब चीजें हमारी पायलट स्टडी में काफी हद तक क्लियर हो जाती है, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, बहुत सारे उद्देश्य, राइट। दूसरा जो पार्ट है क्लिनिकल प्रॉब्लम्स में, जो हम लेना चाह रहे हैं या हमने सोच लिया है कि हाँ भाई हम इस विषय पे कार्य करेंगे, वो होता है फोकस ऑन गैप्स। और गैप्स के ऊपर मैं चर्चा ऑलरेडी कर चुका हूँ। अक्सर ये देखा गया है कि योगा इंटरवेंशन शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं। 2 हफ्ता 3 हफ्ता कराया और हमने बोल दिया भाई वाह वाह बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया। वो टेम्परेरी रिलीफ है। खासकर क्लिनिकल स्टडीज के अंदर एडहेरेंस की बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। आपने कराया तब तक आराम है, जब नहीं कराया तो वो व्यक्ति अपने घर करने लगा, क्या पता वो गलत करने लगा बाद में। तो बहुत सारे गैप्स मैंने बताए थे पिछली क्लास में, जिसमें मेथोडोलॉजिकल गैप्स हैं, एविडेंस गैप्स हैं, एम्पेरिकल गैप्स हैं, पॉपुलेशन गैप्स हैं। तो अक्सर क्या देखा गया है कि क्लिनिकल प्रॉब्लम में हम गैप्स पर अगर ध्यान देंगे तो योगा इंटरवेंशंस की शॉर्टकमिंग्स को हम बहुत हद तक अवॉइड कर सकते हैं। थर्ड है कंसीडर द रेलेवेंस। क्या सिग्निफिकेंस है, मीनिंगफुल क्लिनिकल या वेलनेस आउटकम है भी कि नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आप करना चाह रहे हैं काम, इफेक्ट ऑफ सूक्ष्म व्यायाम ऑन टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो किसको होता है? टेनिस एल्बो अक्सर उन लोगों को होता है जो टेनिस खेलते हैं। एल्बो में, एपिकॉन्डाइल में आपको पेन होता है। आपको, जो बहुत ज्यादा मशीन चलाते हैं, जो ऑक्यूपेशन हैजार्ड की वजह से लोगों को एल्बो में पेन शुरू हो जाता है। भाई ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो कि टेनिस एल्बो वाले पेशेंट हैं। तो स्टडी कुछ रेलेवेंट सी नहीं लग रही है, कुछ खास पॉपुलेशन अवेलेबल नहीं है, या उस तरह के प्रोफेशन के लोग आपके आसपास अवेलेबल ही नहीं है, तो इररेलेवेंट हो गई ना वो स्टडी। आप बिना पानी के स्विमिंग सिखाना चाह रहे हैं तो इररेलेवेंट हो गया ना। आप बाहर खड़े खड़े पूरा ज्ञान दे रहे हैं और व्यक्ति को पानी में नहीं कूदने दे रहे, तो स्विमिंग सीखेगा कैसे वो। इसीलिए रेलेवेंस को समझना बहुत जरूरी है कि हमारा जो प्रश्न है, जो हम स्वयं से पूछ रहे हैं, प्रश्न क्या है, उसको हमने गठित करना है। क्या योग द्वारा बैक पेन में आराम मिल सकता है? आपको क्या लगता है, ये क्वेश्चन रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है? इज इट मीनिंगफुल क्लिनिकली फ्रॉम वेलनेस पॉइंट ऑफ व्यू? Yes, of course. कैन यू? यस ऑफ कोर्स, रिलेवेंट है। इट इज रेलेवेंट। हाँ, इट इज वेरी रेलेवेंट, इट इज वेरी रेलेवेंट। अब मैं ये कहूं कि योग करने से और बैक पेन के आसन करने से आपका प्रोस्टेट ठीक हो जाएगा, इज इट रेलेवेंट? आप बात कर रहे हो बैक पेन के आसनों की और क्लेम कर रहे हो कि मैं प्रोस्टेट ठीक कर दूंगा। इट इज टोटली इररेलेवेंट। मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरह की थीसिस आती है हमारे पास। ना कोई सिर है ना पैर है, उसको ये नहीं पता डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, लीव अलोन कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, और जो सपोर्टिंग वेरिएबल्स हैं, जो मार्कर्स हैं, उनके बारे में तो उसको क्या ही ज्ञान होगा। शुरू किसी चीज से किया, टॉपिक में वो है ही नहीं। और जो रिजल्ट आ रहा है लास्ट में, वो कंक्लूजन दे रहा है, वो कह रहा है लोगों में सेरोटोनिन का स्राव शुरू हो गया, लोग
लोगों की आत्मा परमात्मा से मिल गई, लोगों ने ऐसा कहा। अरे भाई, तुम बैक पेन पे काम कर रहे हो, तुम रिजल्ट में कंक्लूजन में दे रहे हो आत्मा से परमात्मा मिल गई, या ऊपर पहुंचा दिया गया तुमने सीधे उन आसन करा करा के। तो रेलेवेंस, थ्रू आउट देयर शुड बी ए वेरी गुड इंटरफेस, प्रॉपर इंटरफेस बिटवीन टाइटल, जैसे मैंने पहले बोला, टाइटल में क्लियर होनी चाहिए बात, नॉट टू वाइड, नॉट टू टाइट, जस्ट ऑप्टिमम। Research question should be relevant. On the basis of research question and your title, you should frame your objectives. And on the basis of objectives, you should frame your hypothesis. Very simple. और मैं अभी आपको उदाहरण देता हूँ, बहुत सारे मैं उदाहरण दे रहा हूँ। आज मैं सब लोगों को टॉपिक भी असाइन करने वाला हूँ, जिसके ऊपर आप सब लोग काम करेंगे। आपको टाइटल टॉपिक मिलने वाले हैं आज। तो डिफाइन योर पॉपुलेशन हमने कर दिया। स्टेप नंबर 2 में एज रेंज बता दिया, स्पेसिफाई कर दिया हमने। उनकी कंडीशन बता दी कि क्रॉनिक लो बैक पेन है। उनका योगा का एक्सपीरियंस हमने अभी नहीं लिया था, अब हमें वो भी पता करना। क्या वो बिगिनर्स हैं, या वो थोड़ा एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं, या वो कुछ समय से योग तो करते आ रहे हैं लेकिन फिर भी उनकी क्रॉनिक लो बैक पेन दूर नहीं हो रही है। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न हम उनसे पूछेंगे। हम पूछेंगे आप कितने वर्ष से योग कर रहे हैं, तो कोई बोलेगा 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से। सेटिंग को हम डिटरमाइन करेंगे कि भी आप इस पर्टिकुलर योगा प्रोटोकॉल को या टॉपिक को लेकर के कहाँ योग कराएंगे क्रोनिक लो बैक पेन के लिए। किसी क्लिनिक में कराएंगे, किसी कम्युनिटी सेंटर में कराएंगे, किसी पार्क में कराएंगे, किसी योगा स्टूडियो में कराएंगे, या किसी कॉरपोरेट के जिम में कराएंगे। आई मीन, यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर कि आपकी स्टडी की लोकेशन क्या होगी। अब ये सारी चीजें क्यों जरूरी हैं, कुछ आइडिया लग रहा है आपको? मैं एक शब्द का प्रयोग करता हूं, कंट्रोल। मैंने कहा था ना, ये स्टडी है रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल। बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं। चलिए अब बताइए, किसी भी व्यक्ति के क्योर होने के ऊपर बहुत सारी चीजों का इम्पैक्ट होता है। उसकी उम्र का होता है, उसके जेंडर का होता है, उसकी हेल्थ कंडीशन का होता है, वो किस तरह की दवाइयां ले रहा है उसका होता है, वो किस तरह के माहौल में कर रहा है उसका होता है, उसको कराने वाले व्यक्ति का कितना एक्सपीरियंस है उसका होता है, कोई प्रॉप्स कौन यूज कर रहा है कैसे उसका होता है, उसका एक्सपीरियंस कितना है योग के ऊपर, उसका विश्वास है कि नहीं योग पर। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पहले से बहुत सारे इंजेक्शन लगवा करके और किसी नीम हकीम से बीमार होके आया है। और अक्सर यही होता है, हमारे पास वही व्यक्ति आता है अंत में जिसका कहीं इलाज ना मिला हो, फिर वो हमारे पास ही आ जाता है कि सर अब आप ही बताओ, मैंने तो इंजेक्शन भी लगवा लिया कमर में, मेरा फिर भी ठीक नहीं हुआ। जब तक मैं इंजेक्शन लगवाता रहा तब तक तो मैं ठीक रहा, बाद में मेरी प्रॉब्लम फिर खड़ी हो जाती है। तो डॉक्टर ने मुझे कहा, भाई हो गया, 50,000 के इंजेक्शन मैं तुम्हें लगा चुका हूँ, अब तुम्हारे पास पैसे है नहीं, जाओ जाके योगा करो। ऐसे लोगों को भी हमें बहुत ध्यान से लेना है, अगर लेना भी है तो, क्योंकि ये भी एक स्पेशल कंडीशन है। मैं शुरुआत में अगर एक्सपीरियंस्ड थेरेपिस्ट नहीं हूं, या मैं किसी ऑर्थोपेडिक के साथ काम नहीं कर रहा हूं जिसने रेफर किया है पेशेंट को, मैं ऐसे आप व्यक्ति को बिल्कुल नहीं लूंगा जो कमर में इंजेक्शन लगवा के मेरे पास क्रॉनिक लो बैक पेन लेकर आया हुआ है। मैं प्रेग्नेंट वुमेन को भी नहीं लूंगा। मैं ऐसे लोगों को नहीं लूंगा जो वर्टिगो से सफर कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को नहीं लूंगा जिनकी कोई मेजर ट्यूमर की, पेट की कोई सर्जरी हुई है। मैं ऐसे लोगों को नहीं लूंगा। आप समझ रहे हैं, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, मेरी पॉपुलेशन को मैं डिफाइन करूंगा बड़ा क्लियरली। आपको क्या लगता है, अगर मैं इन लोगों को बाहर निकाल दूंगा तो मुझे लोग मिलेंगे? इतने सारे चेक्स बैलेंसेस कंट्रोल्स हाँ जी सर, मिलेंगे। देंगे, मिलते ही हैं। मिल ही जाते हैं, बहुत मिल जाते हैं। पॉपुलेशन बहुत है भारत में। लो बैक पेन की तो बहुत ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन बहुत है, ज्यादा है। एक तरह की महामारी है। तो मिल जाएंगे, ये तो पक्की बात है। स्टेप नंबर 3 के अंदर ना, अब हमें अपना डिजाइन करना है इंटरवेंशन को, योगा थेरेपी को। जैसे अभी बीच में सवाल पूछ लिया मेरे से
पुलकित जी ने, अच्छा सवाल था वो। पुलकित जी, आप जुड़े हुए हैं? यस सर। हम्म। अब आया है आपके सवाल पे थोड़ा और गहराई से मंथन करने का समय। हम डिजाइन कर रहे हैं अपने इंटरवेंशन को। तो मैंने पहले क्या टॉपिक लिया था? पी, पॉपुलेशन। फिर मैं आया आई पे, इंटरवेंशन। फिर मैं आ गया कंपैरिजन के ऊपर। अभी मैं इंटरवेंशन पे ही हूँ, स्टेप नंबर 3। मुझे कौन सा स्टाइल कराना है, ये बहुत जरूरी होता है। कोई भी अपने स्टाइल को अपनी रिसर्च पेपर थीसिस में नहीं बताता। 3 तरह के स्टाइल हैं। एक तो क्लासिकल है, ट्रेडिशनल योगा है। दूसरा कौन सा है हमारा? मिडिवियल योगा है, जैसे हिस्ट्री होती है। कुछ ऐसे ग्रंथ, ऐसे संत हमारे हुए जिन्होंने सरल भाषा में, प्राकृत भाषा से, संस्कृत भाषा से कुछ ट्रेडिशंस, कल्चर्स को डेवलप किया और उनको थेरेपेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से यूटिलाइज किया। जैसे आजकल आप बहुत सारे टूल्स देखते हैं, एक वो कटी स्नान देखा होगा आपने। कुछ लोग मड थेरेपी, मिट्टी पट्टी का प्रयोग करते हैं गड्ढे में। कुछ लोग वाटर थेरेपी का यूज करते हैं। तो अलग अलग थेरेपेटिक मैकेनिज्म, पोटली मसाज का प्रयोग करते हैं, केरला मसाज का, कुछ स्पेशल ऑयल्स का प्रयोग करते हैं। ये सब मिडिवियल में आया, ये सब मिडिल में आया। ये डेवलप होती रही थ्योरीज। और ये जो है इंट्रूसिव, नॉन इंट्रूसिव गैजेट्स, जैसे मैंने कल आपको दिखाए थे, जिसके अंदर के किस तरह से हम मॉडिफाई करते हैं, जो शीर्षासन नहीं कर पाते हैं उस प्लेटफॉर्म को हम पेशेंट को लेटा करके करा देते हैं। बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही है, ब्लड फ्लो ब्रेन की तरफ हो जाए उसका। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि कौन सी लिनेज हम यूज कर रहे हैं। हठ योगा अगर कर रहे हैं तो ये क्लासिकल है। लेकिन क्लासिकल के ऊपर भी तो काम हो रखा है ना बहुत सारा। हठ योग में हठ योग प्रदीपिका है, शिव संहिता है, गृहण संहिता है, इसके ऊपर भी काम हो रखा है। तो हम क्लासिकल को नहीं छोड़ेंगे। देखिए यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अक्सर झगड़ा होता है बहुत सारे लोगों का रिसर्च में, उन लोगों के साथ जो क्लासिकल और ट्रेडिशन में बिलीव करते हैं। वो कहते हैं चाहे कुछ भी करो भाई, ट्रेडिशनल नॉलेज को तो मत छोड़ो ना। तुम इतना ज्यादा मॉडर्न हो गए कि तुम उसके मूल ग्रंथों को तो छोड़ते ही चले जा रहे हो। तो मूल ग्रंथ को हमें नहीं छोड़ना है, मैं इस बात से सहमत। उस मूल ग्रंथ का, उस मूल ग्रंथ को श्रेय हमारी रिसर्च में जरूर जाना चाहिए। हठ योग के ऊपर कम से कम 100 शब्दों में जरूर लिखिए। स्वामी स्वात्मा राम के ऊपर लिखिए, स्वामी गिरंड के ऊपर लिखिए। उनके अध्यायों के बारे में अवश्य मेंशन करिए। अगर हम मूल ग्रंथ को छोड़ देंगे तो एक दिन मूल ग्रंथ खत्म हो जाएंगे। यही कारण रहा है कि बहुत सारी चीजें हुई थी लेकिन वो रिकॉर्ड में नहीं आई। लोगों ने उसको ट्रांसलेट करके और अपनी भाषा में, अंग्रेजी में वहां रिसर्च करके मूल ग्रंथ को छोड़ ही दिया हुआ है। तो आज जो भारत सरकार या हमारे लोग मूल ग्रंथों पे काम कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं, क्लासिकल पे, ट्रेडिशनल पे, इंडियन नॉलेज सिस्टम में, कि तुम जो करना करो लेकिन मूल ग्रंथ को तो छोड़ दो ना, उसको तो पकड़ लो ना। उसको चेंज नहीं कर सकते तुम, क्योंकि आधार तो वही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मिक्स्ड मॉडल यूज करो हमेशा। अपनी इंट्रोडक्शन में भी मत छोड़ो, अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में भी मत छोड़ो हठ योग प्रदीपिका को, सभी ग्रंथों को। और जब आप बाद में कंक्लूड करते हैं, अपने रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग्स को लिखते हैं, तब भी मूल ग्रंथ स्रोतों को, श्लोकों को, उन उन टीकाओं को टिप्पणियों के साथ मेंशन कीजिए। छोड़िए मत प्लीज। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आने वाली चौथी पुश्त जो हमारी होगी, पांचवी, वो भूल ही जाएगी कि स्वात्मा राम जी कौन थे। अयंगर योग का यूज कर रहे हो, ये मॉडर्न योगी हैं सारे, ध्यान रखिए। स्वामी विवेकानंद मॉडर्न योगी हैं, अयंगर जी मॉडर्न योगी हैं। विक्रम योगा नाम से आता है एक, विक्रम, विक्रम योगा। हाँ, हॉट योगा कहते हैं उसको, या भरत ठाकुर वाला है। एक भरत ठाकुर जी हैं, यूएस में अक्सर कराया करते हैं। ये सब मॉडर्न योगी हैं। ये खराब नहीं है, कोई गलती नहीं है इनमें, कोई खराबी नहीं है।
लेकिन ये क्या है ना, इन्होंने स्वरूप बदल के नए स्वरूप को पॉपुलराइज करके बिजनेस बना लिया और मूल ग्रंथ को छोड़ गए। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कंट्रोवर्शियल भी हैं, आप गूगल पे डालोगे तो थोड़ा गड़बड़ भी मामला है। बट वो एक अलग चीज है जो हमें सीखना है। नंबर 2 पे वो है सेशन लेंथ। कितने मिनट का एक सेशन होगा? आपको क्या लगता है एक योग का सेशन लो बैक पेन के लिए एडल्ट्स के लिए कितने मिनट का होना चाहिए? 35 to 40 minutes। 45 मिनट का कम से कम होना चाहिए सर। 40 to 45 minutes। ओके, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि 10 एक मिनट में तो व्यक्ति अपने श्वास और अपने मनस को केंद्रित कर पाता है, और अंत में भी धीरे धीरे 10 एक मिनट में वो छोड़ पाता है। तो 20 मिनट तो यही होगा, समय लगता है ना व्यक्ति को जोन में आने में। और जब तक वो अपनी श्वास, अपने मन पे नियंत्रण नहीं पा लेता, तब तक वो आगे की गतिविधियों को ठीक से नहीं कर पाएगा, माइंडफुली नहीं कर पाएगा। तो वो जो होलिस्टिक स्पिरिचुअल कंपोनेंट है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा। तो हमारे योग में और व्यायाम में थोड़ा सा ये फर्क है कि हम सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस और फिर हम अनकॉन्शियस माइंड को में होने वाले क्लेशों को, जो हमारी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन सब को 10 एक मिनट लेते हैं हम, इनको शांत किया जाए, इंद्रियों को शांत किया जाए, तभी जा करके हम देख पाते हैं कि हम आसन कराने की क्षमता को विकसित कर सकते हैं। एक दिक्कत और है, जब भी व्यक्ति आसन करेगा लो बैक का, मान लीजिए शलभ आसन कर रहा है, तो अक्सर दिक्कत क्या आती है? आप सभी योग के टीचर हैं, मुझे बताइए, शलभ आसन करते समय लो बैक पेन के लिए शलभ आसन बहुत अच्छा आसन है, अक्सर क्या अपर गलती बॉडी करते उठ हैं? जाती है। अपर बॉडी उठ जाती है, कंधे उठ जाते हैं, ठुड्डी उठ जाती है। और थोड़ा गहराई से सोचिए, और क्या गलती करते हैं? पैर ज्यादा ये नहीं हो सकते सर उनके। पैर लेफ्ट की जगह राइट और राइट की जगह लेफ्ट हाँ, चला जाता है, कई बार ऐसा भी होता है। बैलेंस, अलाइनमेंट नहीं होता बैलेंस, बॉडी का। बैलेंस नहीं एब्सोल्युट, हो पाते हैं। बिल्कुल और सही, घुटने बिल्कुल भी सही। पेन करते काफी बार इसमें। सीधे सीधे में पैर से को बेंड कंट्रोल होते नहीं हैं होता। पैर उनके, थोड़े पीछे स्ट्रेट नहीं पैर श्वास कर रोक पाते। लेते कंट्रोल। हैं, ब्रीदिंग सांस ब्रीदिंग रोक गलत लेते करते हैं। हैं, सांस रोक लेते हैं। ब्रीदिंग। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मालूम क्या आती है? पूरी बॉडी टाइट कर लेते हाँ। हाँ, टाइट करते हैं, हैं। जोर मैंने लगाते कहा हैं। था ना कि एक शवासन सीखने के लिए व्यक्ति को एक एक महीना लग जाता है सिखाने में। ठीक इसी प्रकार से आपको शुरुआत में प्रोग्रेशन करना पड़ेगा। पहले एक हफ्ते के अंदर शलभ आसन या लो बैक से रिलेटेड जितने भी पॉस्चर्स हैं, उनको सही तकनीक सिखानी बहुत जरूरी है। अगर ये गलत तकनीक से ही करते चले गए तो हो सकता है लोअर बैक पेन तो ठीक हो जाए, पता लगा सर्वाइकल पेन शुरू हो गई, या किसी तरह का पेट के अंदर कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई। या कई लोगों को मैंने देखा है रिस्ट वीक होती है। बेसिकली जब हम पैरों को ऊपर उठाते हैं तो थोड़ा प्रेशर हमारे जो है ना उंगलियों पे और रिस्ट पे आता है। तो कई लोगों की जो रिस्ट है उसके मसल इतने डेवलप नहीं होते हैं, तो उनको रिस्ट पेन शुरू हो जाता है। ये भी तो ध्यान रखना पड़ता है ना। तो सेशन की लेंथ, जैसा आपने बताया, बिल्कुल सही है, 45 से 90 मिनट के बीच में अवश्य होना चाहिए शुरुआत में। शुरुआत में मैं प्रोग्रेशन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब वो सीख जाएंगे ना, उसके बाद उनको केवल आपको एक सीक्वेंस में मोनोटनी ना आए, थोड़ा 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 लेवल ऑफ डिफिकल्टी विद प्रॉप्स, विदाउट प्रॉप्स, विद सपोर्ट करना पड़ेगा। अक्सर लो बैक पेन में हम क्या बोलते हैं, कौन सा बेंड नहीं करना चाहिए? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बेंड नहीं करना। पश्चिमोत्तानासन मना करते हैं, हम्म, मंडूकासन मना करते स्टैंडिंग। हैं। उत्तानासन। उत्तानासन नहीं चाहिए। यस, यस। तो धीरे 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 जब उनके जॉइंट लॉक्स खुलने लगते हैं, सबसे बढ़िया टेक्निक क्या है अगर आपको लोअर बैक को रिलैक्स करना है? आपको मालूम है, एक्सरसाइज थेरेपी में कराई जाती है। अगर आपके काफ मसल को, हैमस्ट्रिंग कहते हैं जिसको हम,
जो हमारे पीछे की तरफ मसल्स होते हैं, ग्लूट्स के नीचे मसल होते हैं, और जो काफ मसल होते हैं हमारे, गैस्ट्रोक्नीमियस कह देते हैं जिनको हम, अगर आपने इनको स्ट्रेच कर लिया तो आप देखेंगे आपकी जो लोअर बैक है ना वो फ्री हो जाएगी एकदम से। तो ये जो लूजनिंग, स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेटनिंग और स्ट्रेचिंग सेशन में हम कराते हैं तो इसको लग जाता है 60 एक मिनट। और जब ये लॉक्स खुल जाते हैं तो हम देखेंगे कि व्यक्ति के अंदर लोअर बैक को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फिर बाद में अपीयर नहीं होती हैं, या अगर वो होती भी हैं तो उसको डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस, डॉम्स नहीं होता है। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डीओएमएस? सेशन की लेंथ पे डिपेंड करता है वो। अगर आपका सेशन बहुत लंबा हो गया या आपका सेशन थोड़ा हाई इंटेंसिटी का हो गया तो वहां पर डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस हो जाता है। कहने का मतलब जो सपोर्टिंग मसल्स हैं, जो प्राइम मूवर्स हैं, वो पेन करने लगते हैं बाद में। अभी नहीं करेंगे जिस समय आप कर रहे हो, डिले हो जाता है वो पेन, रात में नींद नहीं आती, रात में मसल फड़फड़ाते हैं, सुबह रिकवरी ठीक से नहीं होती है। तो हम रिकमेंड करते हैं कि चलिए आप कुछ जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए ताकि पेन कम हो जाए। रात को सोने से पहले हल्दी का दूध पीजिए, प्रोटीन इंटेक थोड़ा बढ़ाइए। तो ये सब आपके सेशन को इफेक्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें इफेक्ट। फ्रीक्वेंसी, अक्सर हम ये करते हैं कि ये कह देते हैं कि आपको मैं 2 दिन कराऊंगा, बाकी 5 दिन आप घर में करिए। गलत है। आपको मैं 3 दिन ऑनलाइन कराऊंगा, एक दिन ऑफलाइन कराऊंगा, बाकी 3 दिन घर में करिए। दिस इज रॉन्ग। प्लीज रिमेंबर that there are few things which we need to take care before doing any yoga session. Can you tell me what are these important things? कंटिन्यूटी चाहिए एक्सरसाइज में, और Okay, सामने यानी अपने regularity सामने and ही समा के punctuality. लेना चाहिए। Hmm. पेशेंट खुद से खुद हर चीज नहीं कर पाते, या करते वक्त काफी बार गलत कर लेते हैं, तो अगर उनको हमारे सामने ही करवा ले तो करेक्ट हो सकता है। Exactly. और कंटिन्यू मंडे शुरू खुद टू के 10 से सैटरडे बारह में ऑब्जर्वेशन, सेशन आपके ऑफलाइन में ही होने चाहिए, नहीं खुद होना ताकि चाहिए। ऑब्जर्वेशन वो, करना चाहिए। हाँ, क्योंकि आप मैम 3 डायमेंशन में तभी देख पाओगे ना उनका हाथ पैर, पेन, चेहरे का हाव भाव, स्टेबिलिटी। बहुत सारी चीजें ऑनलाइन में नहीं पता लगती। So the frequency should be not just a number of sessions per week, it should be the mode of session delivery. अब तो ऑनलाइन कोर्स भी बंद हो जाने चाहिए कॉरस्पॉन्डेंस से। कोई भी ऐसा चीज जिसके अंदर ह्यूमन टच, ह्यूमन वैल्यूज इन्वॉल्व हैं, उसको हम ऑनलाइन नहीं कर सकते डिलीवर। इट शुड ऑलवेज बी इन एन ऑफलाइन मोड एंड इट शुड बी फ्रीक्वेंटली एन इंटरेक्टिव प्रोग्राम, फुल्ली इंटरेक्टिव। अभी जो हम और आप कर रहे हैं, अगर इस सेशन को हम ऑफलाइन में कर रहे होते तो मैं आपको करके बताता कि कहाँ पर हम टच करके किस तरह से हम बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं शलभासन में। टच थेरेपी भी होती है। फर्क है ना उसमें, जब आप मेरे को ऑफलाइन में सुनते फिजिकली, या मेरे को इस समय आप ऑनलाइन में सुन रहे हैं, अभी आपका मन नहीं लगेगा, थोड़ी थोड़ी देर में आपको बोर्डम फील होगा। ऑफलाइन में वो होने नहीं देते हम लोग। प्रोग्राम ड्यूरेशन इज द लास्ट वन, जिसमें कि अंदर हम टोटल इंटरवेंशन की जो लेंथ है वो कम से कम, आपकी आज की डेट में अगर हमें टाइम गैप को कम करना है, ये बहुत बड़ा गैप है। 6 हफ्ता 8 हफ्ता नहीं चाहिए। 12 वीक्स का मतलब है 7 डेज अ वीक एंड एवरी डे मिनिमम 1 आवर। तो कितने घंटे हो? आई एम टॉकिंग अबाउट लो बैक पे। 84। 84 आवर्स हो गए हमारे। 84। 90 आवर्स, हाँ, 84 आवर्स, 90 आवर्स एक रिस्पेक्टेबल टाइम है लो बैक पेन के लिए। देखिए, ध्यान रखिए, यहाँ बात सिर्फ लो बैक पेन की हो रही है। इतना समय बहुत काफी होता है। अब आप इसको डिवाइड करिए। मान लीजिए 12 हफ्ते का कार्यक्रम है, शुरू के 3 हफ्ते, फिर अगले 3 हफ्ते, फिर अगले 3 हफ्ते, 9 हफ्ते हो गए, और फिर लास्ट के 3 हफ्ते। मैं इसको इस तरह से भी डिवाइड कर सकता हूँ, डिजाइन कर सकता हूँ, 4 3 12 वीक्स। या मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ 4 4 और 4 में। या मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ 6 और 6 वीक्स में, 12 हफ्ते।
आपको क्या लगता है कौन सा डिजाइन बेटर होगा, कौन सा मॉडल अच्छा है? 6 6। नहीं, 4 4 4। ओके, चार चलिए मैं मान के। चार हाँ, पर आपको वन। हाँ, तो मैं 3 3 6 भी ले सकता हूँ। मैं 4 4 4 भी ले सकता हूँ। मैं 8 4 भी ले सकता हूँ। कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा लो बैक पेन में? अगर आप कोई मॉडल सिलेक्ट कर रहे हैं तो जस्टिफाई करके आंसर दी। क्या कराएंगे आप? चलिए मान लीजिए आपने 4 4 4 लिया, 4 4 4, राइट? क्या कंटेंट होगा इस 12 वीक्स का? 7 डेज अ वीक कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप। पहले 3 वीक्स में क्या अचीव करना चाहेंगे आप लो बैक पेन के लिए, पहले 4 वीक्स स्ट्रेचिंग में? करके पेन रिलीफ करेंगे थोड़ा। मसल रिलैक्सेंट, मसल रिलैक्स करेंगे सबसे पहले। हम्म, ओके। कंफर्टेबल। पहले तो योगा का जो डर है ना वो निकालेंगे और कंफर्ट करेंगे उनको आसन करने में। सबसे हमारे पहले तो पास नियम का पालन करेंगे। हाँ, सबसे पहले काउंसलिंग, यम और नियम के ऊपर लाएंगे, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए मैं बार बार कह रहा था आपसे, मैंने पहले भी बोला कि कल्चरल को, ट्रेडिशनल को मत छोड़िए। आप ये देखेंगे कि जब आप यम नियम के ऊपर उनकी काउंसलिंग करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, उसके ऊपर उनका इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, उसके ऊपर फोकस ग्रुप डिस्कशंस करेंगे, तो एक फेथ, एक कनेक्टिविटी डेवलप होती है। मैंने कहा ना, योगा इज नॉट अबाउट डूइंग जस्ट postures, इट्स अबाउट कनेक्टिंग। जब उनको एक पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव वाइब्स जाएगी तो रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी रहेगी। जो एडेयरेंस वाला गैप है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग आते तो हैं, 3 हफ्ते बाद बोर होके चले जाते हैं। तो वो एडेयरेंस के लिए यम नियम पे आना बहुत आवश्यक है। अब उसको प्लान कैसे करना है? ऐसा नहीं है कि 60 मिनट लेक्चर ही देंगे आप। कुछ ना कुछ एक्टिविटी करानी पड़ेगी आपको, मोबिलिटी करानी पड़ेगी, ताकि जो हाथ पैर नहीं हिल रहे हैं वो हिलने लगे। जिनका वजन ज्यादा है उनको तो मोबिलिटी कराना बहुत जरूरी है। और वो भी नॉन वेट बियरिंग मूवमेंट्स कराना पड़ेगा उनको, किसी सपोर्ट के साथ कराना पड़ेगा। जो है जीरो ग्रेविटी मूवमेंट्स होती हैं वो करानी पड़ेगी। तो इट डिपेंड्स, बट दिस शुड बी योर टारगेट, दैट adherence should be the first and foremost part of first 4 weeks. आई होप आई एम एबल टू कन्वे द मैसेज। ऐसा कर रहे हैं क्या आप लोग अपनी क्लास में अपने क्लाइंट्स के साथ? ये रिसर्च में यस भी सर। आपको बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो बोलेंगे अच्छा क्या कराया आपने प्रोटोकॉल में? वही सर जो सब कराते हैं। अच्छा, सब तो गलत कराते हैं, तो क्या आपने भी गलत कराया? अगले 4 वीक्स में क्या कराएंगे? चलिए मान लीजिए आपका सेकंड क्वार्टर आ गया, आपने कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिया, बिलीफ हो गया, कनेक्टिविटी हो गई, मोबिलिटी हो गई, उनको अच्छा लगने लगा, ग्रुप वर्क किया। कई बार हम पेयर योगा भी करा देते हैं, है ना? कई बार कपल योगा भी कराते हैं। सपोर्ट योगा, ग्रुप योगा, फॉरवर्ड बेंडिंग में हाथ से कुछ एक्टिविटी कराया, मोबिलिटी कराया, है ना? कुछ काउंटिंग कराया, कुछ म्यूजिक के साथ कराया, कुछ क्लैपिंग कराया, कुछ बॉडी टैपिंग कराया। बहुत सारी चीजें कराते हैं। सो बिल्डअप, दिस इज कॉल्ड बिल्डअप। एडेरेंस रहेगी, छोड़ेगा नहीं बच्चा आपका क्लाइंट। और कुछ नहीं होगा तो कम से कम उसे थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट होगा। कुछ मशीन्स हैं, कुछ टूल्स टूल्स उसे जब दिखाई देंगे, आप हल्का फुल्का डायग्नोसिस करोगे। एक सिट एंड रीच टेस्ट के बारे में सुना आपने? एक सिट एंड रीच टेस्ट बॉक्स होता है, उसमें हम अपनी लोअर बैक की और हैमस्ट्रिंग मसल की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करते हैं। तो कुछ छोटे छोटे टूल्स होते हैं, उनको यूज करिए, उनका बॉडी वेट मेजर करिए, हाइट मेजर करिए, बीएमआई निकाल के बताइए। उनको बताइए कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज इतना है। उनसे बात करिए उनके लाइफस्टाइल के बारे में। ये सारी चीजें पहले 4 वीक्स में बिल्डअप की जाती हैं। रिसर्च में ये सब आपको बताना होगा और ये लिखना भी होगा।
सेकंड जो आपका सेमेस्टर है 4 वीक्स का, वहां पर आपका बिल्डअप के ऊपर आपको जब फाउंडेशन बन गया तो आपको सिंपल प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स, फंक्शनल मसल ट्रेनिंग्स करानी पड़ेगी। हल्का फुल्का प्राणायाम कराना होगा। मोबिलिटी, सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, आसन का कॉम्बिनेशन। हल्का हल्का आसन और प्राणायाम आप इंट्रोड्यूस करेंगे। कौन से आसन यूज करेंगे? हिप ओपनर्स, शोल्डर ओपनर्स, लेग ओपनर्स। जो मसल टाइट रहने की संभावना है, मैंने बताया ना, सबसे ज्यादा लोअर बैक के अंदर प्रॉब्लम रहती है जिनके काफ मसल टाइट होते हैं, और जिनके हैमस्ट्रिंग मसल टाइट होते हैं उनको लोअर बैक की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। उनको ओपन करने वाली मूवमेंट्स, नॉन वेट बियरिंग, ध्यान रखिएगा। अगर आप पश्चिमोत्तानासन अच्छे से लगाना चाहते हैं तो पीठ के बल लेट करके दाहिने और बाएं पैर को घुटना बिना मोड़े अपनी तरफ पकड़ के खींचिए। टांग को सीधा रखिएगा, तो आप देखेंगे कि आपका पश्चिमोत्तान आसन अच्छा धीरे से सदने लगेगा। इसे हम कहते हैं प्रिपरेटरी बिल्डअप पॉस्चर्स। आसन वो भी है, आसन वो भी है, लेकिन एक आसन दूसरे आसन की तरफ जाने की रास्ते को क्लियर कर देता है। ओपन हो जाते हैं आपके जॉइंट्स, जो स्टिफनेस होती है वो खत्म करना। और फिर आप थोड़ा सा एडवांस जा सकते हैं, थर्ड जो 4 वीक का आपका कैप्सूल है, प्लानिंग, ब्लूप्रिंट। यही मैं कह रहा था, पायलट स्टडी में ये पता लग जाता है कि लोग कितना अच्छा कर पा रहे हैं और हम कितना अच्छा करा पा रहे हैं। चूज योर कंपैरिजन, स्टेप नंबर 4। नो इंटरवेंशन वाला कौन सा हुआ? कंट्रोल ग्रुप हुआ, वेट लिस्ट ग्रुप हुआ ड्यूरिंग द स्टडी। लेकिन नो इंटरवेंशन का जमाना अब नहीं है। उनको आप कुछ ना कुछ तो कराएंगे। ऐसा ग्रुप जो कंट्रोल ग्रुप है, वो कुछ ना कुछ मूवमेंट, मोबिलिटी, कुछ ना कुछ भजन कीर्तन, वो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर एक्टिव रहेगा, या तो पैरेलल रहेगा या आफ्टर द इंटरवेंशन दूसरा ग्रुप एक्टिव रहेगा। रिसर्च डिजाइन ये कहता है कि अगर आपको अच्छा रिसर्च डिजाइन बनाना है तो जो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है वो कंट्रोल बन जाएगा, और जो कंट्रोल ग्रुप है वो एक्सपेरिमेंटल बन जाएगा। ये और बेटर डिजाइन है। सबसे बढ़िया होता है सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन। सारे ग्रुप डिजाइन के बारे में मैं बात करूंगा आपको, लेकिन फिलहाल मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले हफ्ते में हमने क्या किया। 12 हफ्ते में एक्सपेरिमेंटल को सेम रखा, कंट्रोल को सेम रखा। उसके बाद हमने उनको रिवर्स कर दिया, कंट्रोल को एक्सपेरिमेंटल बना दिया, एक्सपेरिमेंटल को कंट्रोल बना दिया। आपको क्या लगता है, पहले वाली स्टडी का डिजाइन अच्छा था या ये वाला रिसर्च डिजाइन अच्छा है जो मैंने दूसरा बताया, और क्यों? आपको ये रिसर्च डिजाइन समझ में आया जो मैंने दो बताए? एक तो मैंने बताया प्री पोस्ट कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल को कराया, कंट्रोल को नहीं कराया। दूसरा रिसर्च डिजाइन बताया मैंने, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उसको कंट्रोल बना दिया, कंट्रोल वाले को एक्सपेरिमेंटल बना दिया। विच वन इज बेटर डिजाइन? सर सेकंड वन। वाई? सर बिकॉज मैं इवेंचुअली देख पाऊंगा कि जब मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ और उनको फिर नहीं दे रहा हूँ, दोनों में क्या फर्क है। ओके, आई थिंक यू गॉट द पॉइंट बट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन। लेट मी सप्लीमेंट यू पुलकित। हम बेसिकली चांस बेनिफिट को रूल आउट करना चाह रहे हैं यहाँ। हम इस बात की प्रोबेबिलिटी को कम करना चाह रहे हैं कि जो इम्पैक्ट आया वो बाई चांस आया। हम ये बात को पुख्ता करना चाह रहे हैं कि जिस जिस को हमने जब जब कराया, इम्पैक्ट तभी आया। इसीलिए हम कंट्रोल को नहीं करा रहे थे तो इम्पैक्ट नहीं था। जब हमने कंट्रोल को एक्सपेरिमेंट में कन्वर्ट किया तभी इम्पैक्ट आया।
तो कंट्रोल ग्रुप का लेना इसलिए जरूरी है ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। आरसीटी के अंदर ये सी पिकॉट में बहुत जरूरी है, ताकि हम बेनिफिट ऑफ डाउट में ना रहें। हम पूरी की तरह पूरी पूरी तरह से केवल और केवल अपने द्वारा तैयार की गई वैलिडेटेड लो बैक पेन के प्रोटोकॉल को इसका क्रेडिट दे सके। चांस नहीं है। इसीलिए हमें दोनों को पलटना बहुत जरूरी है। प्लेसिबो 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 की बात करें। स्टैंडर्ड केयर और एक्टिव कंट्रोल, देखिए एक होता है वेट लिस्ट कंट्रोल जिसको हमने कुछ नहीं दिया। आजकल स्टैंडर्ड केयर चलता है या एक्टिव कंट्रोल चलता है, ध्यान रखिएगा। बेसिकली वेट लिस्ट कंट्रोल का मतलब क्या है कि हम उनको करा तो रहे हैं वो आसन। किसको करा रहे हैं? एक्सपेरिमेंटल वाले को तो हम सही तरीके से करा रहे हैं, प्रोटोकॉल जो हमने डेवलप किया होगा। लेकिन कंट्रोल को भी हम वही आसन करा रहे हैं, लेकिन हम उस कंट्रोल या उस अटेंशन या उस होलिस्टिक तरीके से नहीं करा रहे हैं। वो आ रहे हैं, हमारे दिए गए 4 या 5 आसन कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। डिड यू गेट माई पॉइंट? हमारा प्रोटोकॉल तो बहुत डिटेल्ड है ना, वो उस तरह से नहीं कर रहे हैं। स्टैंडर्ड केयर के अंदर क्या है कि सब लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। कोई फिजिकल थेरेपी कर रहा है, कोई मेडिकेशन कर रहा है, कोई इंजॉयमेंट से कर रहा है। लेकिन हम वहां पर बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल को एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड केयर जरूर कर रहे हैं कि जो भी वो कर रहे हैं उसे वो एंजॉय करें और गलत ना करें। दैट्स ऑल। एक्टिव कंट्रोल का मतलब क्या है? मोर कॉम्प्लेक्स है। एक्टिव कंट्रोल बेसिकली हम वहां स्ट्रेचिंग करा रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, उनको अवेयरनेस दे रहे हैं, एजुकेशन भी दे रहे हैं। कहने का मतलब ये कि वो वहां आकर सो नहीं गए हैं अलग कमरे में, वो 20 लोग जो कंट्रोल में है। वो कुछ ना कुछ अटेंशन और एक्सपेक्टेशन के साथ वहां बैठे हुए हैं, और उनको हम कुछ ना कुछ स्ट्रेचिंग करा रहे हैं। लेकिन वो नहीं करा रहे हैं जो हमारा योगा प्रोटोकॉल सिस्टमेटिकली डेवलप किया है हमने, वो नहीं करा रहे हैं। तो जो कंपैरिजन है, अक्सर मैंने देखा है ये बहुत बड़ा गैप है कि हम कंपैरेटिव मैच ग्रुप बोले, जो दूसरा 20 वाला ग्रुप है जिसको हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं, उसको अक्सर हम कंपैरेटिव मैच ग्रुप बुलाते हैं, ना कि कंट्रोल ग्रुप बुलाते हैं। ताकि कंपैरिजन ऐसे ग्रुप के साथ किया जाए जो कि या तो एक्टिव है या स्टैंडर्ड केयर में। अगर वेट लिस्टेड है तो कम से कम उनके अंदर हमने कुछ लूप होल्स छोड़ दिए, उनको हमने परफेक्शन के लिए जोर नहीं दिया, हमने उनको सही टेक्निक पे बहुत ज्यादा नहीं समझाया। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने करेक्ट नहीं की। सो कंपैरेटिव मैच ग्रुप इन ए आरसीटी स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आप नहीं कर रहे हैं, अक्सर स्टडीज के अंदर क्या करते हैं, वो ये कह देते हैं जी हमने दूसरे ग्रुप को कराया नहीं, जिसको कराया उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आ गया, ये लो जी हमारी थीसिस हो गई, जमा हो गया काम। ऐसे नहीं होता। आपका रिसर्च डिजाइन अच्छा होना चाहिए, आपका ग्रुप कंट्रोल कंपैरेटिव मैच ग्रुप एक्टिव होना चाहिए, या कम से कम स्टैंडर्ड केयर में वो होना चाहिए। वो वहां पर आकर अगर चेस खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, उसका कोई फायदा नहीं है ना। स्टेप 5, सिलेक्ट आउटकम मेजर्स। पेन स्केल यूज करिए, वैस है, रेटिंग है, फंक्शनल मेजर्स को जरूर यूज करिए। कहने का मतलब कुछ ऐसी चीजें जिसमें कि व्यक्ति पेपर पेंसिल टेस्ट में रिस्पॉन्स दे रहा है, कुछ ऐसी चीजें जिनको हम मेजर कर सकते हैं, कुछ ऐसे स्क्रीनिंग टूल जैसे डिसेबिलिटी इंडेक्स है, उसके अंदर व्यक्ति टिक करता है क्वेश्चंस के आंसर्स को, तो हमें पता लगता है कि ये किस तरह से इसका पेन का ओरिजिन हुआ और आज की डेट में ये क्या फील करता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी एक स्क्रीनिंग टूल है कि बैक पेन की वजह से उस व्यक्ति के जीवन में उसको और क्या क्या चीजें अनुभव होती हैं। जैसे जिनको बैक पेन बहुत ज्यादा होती है वो प्लेन में सफर नहीं करते, वो स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे उसमें कि सर बैक पेन होती है, मैं साइकिल नहीं चला। हम पूछेंगे सर बैक पेन की वजह से आप क्या क्या नहीं कर पाते हैं? सर बैक पेन की वजह से मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। अच्छा फ्रस्ट्रेट होते हैं, कैसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं?
कि सर मैं साइकिल नहीं चला पाता, मैं गाड़ी नहीं चला पाता, मैं जो है वो ट्रेन में नहीं बैठ पाता, मेरा जो है वो स्विमिंग करने का बड़ा मन है, लेकिन मन डर लगता है कि अगर स्विमिंग पूल में जाऊंगा और वहां एकदम से मुझे क्रैम्प पड़ गया, बैक पेन होगी, तो मैं क्या करूं। तो ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, बिकॉज ऑफ बैक पेन, फ्रस्ट्रेशन आ जाना, इरिटेशन हो जाना, चीजें ना कर पाने की वजह से मेंटल बैलेंस लूज कर जाना वगैरह वगैरह, ये सब चीजें हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिफाइन करती हैं। तो आउटकम मेजर्स को स्क्रीनिंग टूल और मेन मेजरमेंट टूल के रूप में हमें जरूर लेना चाहिए। जैसे यहां पर हमने क्या लिया था, लो बैक पेन, इन्हें हम कह देते हैं मॉडरेटर्स। एक होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ क्या था, योगा प्रोटोकॉल। डिपेंडेंट वेरिएबल हमने क्या लिया था, बैक पेन, बैक पेन। लो बैक पेन, है ना। बीच में दो चीजें और होती हैं, एक होते हैं मॉडरेटर्स और एक होते हैं कंट्रोलर्स। मॉडरेटर का मतलब क्या हुआ, मॉडरेटर का एग्जांपल देता हूं। मैंने योगा प्रोटोकॉल कराया, मसल की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई और बैक पेन दूर हो गई। यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, मैं दोबारा रिपीट करूं क्या, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैंने योगा प्रोटोकॉल कराया, मसल की स्ट्रेंथनिंग हो गई और बैक पेन ठीक हो गई। मसल की यहाँ स्ट्रेंथनिंग। डिपेंडेंट, यहाँ हाँ, वेरी राइट। यहाँ मॉडरेटर क्या है, मॉडरेटर इज मसल स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथनिंग। मसल की स्ट्रेंथ इंप्रूव हो गई, इज अ मॉडरेटर। ओके, नाउ मॉडरेटर क्या था, बैक पेन की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ, क्योंकि स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई, मॉडरेटर आ गया, तो बैक पेन ठीक हो गई। वो क्या था हमारा, इंडिपेंडेंट बैक पेन क्या था, वेरिएबल था। नहीं नहीं, वो डिपेंडेंट वेरिएबल था ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो योगा प्रोटोकॉल था। हम्म। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अच्छा, अब मैं यहाँ मीडिएटर को यूज करूं क्या, मीडिएटर की बात भी करनी बहुत जरूरी है। लोग केवल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को समझकर आगे नहीं बढ़ते हैं। यहाँ पर मीडिएटर्स और मॉडरेटर्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसको मैं एग्जांपल से बाद में बताऊंगा, अभी आप मॉडरेटर समझ गए, मैं मीडिएटर को बाद में इंट्रोड्यूस करता हूँ। फिलहाल हम यहाँ पर पिकॉट को समाप्त कर देते हैं पहले। अब लास्ट का स्टेप आता है टाइमिंग का। हमें कुछ ना कुछ टाइम लाइन लेना है, इनिशियल मेजरमेंट बिफोर द इंटरवेंशन, फर्स्ट डे, उसके बाद बीच में 6 हफ्ते के बाद, यदि 12 हफ्ते का कार्यक्रम है तो हमें मेजरमेंट जरूर लेना है, असेसमेंट करना है, और बाद में 12 हफ्ते के बाद भी। तो कितनी बार असेसमेंट हुआ, 3 बार। 3 टाइम्स हुआ, पहले, थ्री बीच टाइम्स और हुआ, बाद। या बीच यस, का फर्स्ट डे, सिक्स्थ वीक, ट्वेल्थ वीक। लास्ट। ओके, 3 टाइम। इसके अलावा पोस्ट इंटरवेंशन में भी हो गया, प्री में भी हो गया, मिड में भी हो गया। डू यू थिंक कि हमें और भी मेजरमेंट लेना चाहिए इसके अलावा भी। सर शुरुआत करने के बाद हमें बीच बीच में लेना ही चाहिए। जैसे 2 हफ्ते हो गए तो लेना चाहिए, फिर 2 हफ्ते के वो बाद हो गया, लेना चाहिए। हाँ वो हो गया। चाहे हम 6 वीक में लें, 3 वीक्स में लें, या हम अगर इसको रिपीटेड मेजर्स की तरह लेके जाएं, मतलब एवरी 2 वीक्स लें, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, दैट्स वेरी नाइस। क्या आपको लगता है कि लो बैक पेन के पेशेंट्स को, जिसको हमने असेसमेंट किया है, एवेल्युएशन किया है, इंटरवेंशन दिया है, क्या इसके बाद भी कुछ करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। फॉलो अप, फॉलो अप बहुत जरूरी है। वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी में आप लिखेंगे कि हमारी रिसर्च के अंदर ये यूनिकनेस है,
दिस इज समथिंग न्यू विच वी आर डूइंग। वो पूछेंगे व्हाट इज द नोवेल्टी ऑफ योर रिसर्च, नोवेल्टी क्या है, ऐसा नया क्या किया है, दुनिया ही दे रही है एक्सरसाइज तो, दुनिया ही कर रही है फिजियोथेरेपी तो। बोलो सर हमने फॉलो अप भी रखा है, लॉन्ग टर्म असेसमेंट। हम लोगों को बोलेंगे 12 वीक का प्रोटोकॉल आपने किया, हमने आपका ध्यान रखा, थैंक यू वेरी मच। अब आप इसे घर में प्रैक्टिस कीजिए और 3 से 6 हफ्ते बाद हमारे पास आइए, हम आपका फर्दर फॉलो अप करेंगे और आपको कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाएंगे, ताकि हमें ये पता लगे कि अभी रेंज ऑफ मूवमेंट कितना बचा है। अगर कम हुआ है तो मतलब नहीं किया या गलत किया। भाई फॉलो अप तो डॉक्टर्स भी करते हैं ना। आपका विटामिन डी टेस्ट किया और आपको विटामिन डी के कैप्सूल दे दिए, तो ऐसा थोड़ी है पूरी जिंदगी खाने हैं, इंटॉक्सिफिकेशन नहीं हो जाएगा। अगर आपका विटामिन डी में इंटॉक्सिफिकेशन भी तो होता है। लोअर वैल्यू खतरनाक है तो हायर भी तो खतरनाक है। अगर वो घर में होम प्रैक्टिस गलत कर रहे हैं, मैं सच बताऊं तो ऐसे बहुत सारे पोस्चर्स हैं, खासकर लेट कर किए जाने वाले ट्विस्टिंग आसना ऐसे हैं, मरकट आसन, लोग गलत करते हैं। उस समय जिस समय वो ट्विस्टिंग पोस्चर को लेट कर कर रहे होते हैं आराम मिलता है, लेकिन जब थोड़े दिनों बाद उनको बहुत ज्यादा पेन हो जाता है, लोअर बैक और बढ़ जाता है पेन। तो हर तरह का ट्विस्टिंग पोस्चर और किस तरह से कर रहे हैं आप, लेग को ग्राउंड से उठाकर कर रहे हैं या सपोर्ट के साथ कर रहे हैं। कई लोग क्या है ट्विस्टिंग करते समय आर्च बैक कर लेते हैं। कुछ लोग क्या है, आपका कौन सा आसन होता है जिसमें हम पीठ के बल लेट करके घुटनों को मुंह की तरफ लेकर आते हैं और गर्दन उठा पवन लेते हैं? मुक्तासन। पवन पवन मुक्तासन। पवन, मुक्तासन। तो पवन मुक्तासन से क्या होता है, लोअर बैक में तो अच्छा फील करते हैं लेकिन सर्वाइकल शुरू हो जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फॉलो अप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको नोवेल्टी के लिए बोलना है कि सर आफ्टर द इंटरवेंशन वी केप्ट ऑन फॉलोइंग अप। सो दिस इज द टेम्पलेट। बी वेरी स्पेसिफिक, टेक केयर ऑफ द टाइम, टेक केयर ऑफ हाउ, what and why, and ensure that you are answerable to each and every question. तो एग्जाम्पल पीकॉट क्वेश्चंस हैं, इन प्रेग्नेंट वुमेन विद एंजाइटी हाउ डज प्रीनेटल योगा कंपेयर टू स्टैंडर्ड प्रीनेटल केयर अफेक्ट एंजाइटी लेवल्स विद इन 8 वीक्स। तो यहाँ क्या आ गया, डिपेंडेंट वेरिएबल एंजाइटी आ गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या आ गया, प्रीनेटल योगा। तो पीकॉट में कंपैरिजन कर रहे हैं स्टैंडर्ड के साथ प्रीनेटल योगा को, स्टैंडर्ड प्रीनेटल केयर के साथ। इसी तरह से दूसरा टॉपिक ले सकते हैं, ऑफिस वर्कर्स विद नेक पेन, डेस्क योगा करा करके हम उन्हें एर्गोनॉमिक एजुकेशन के साथ डेस्क योगा को कंपेयर करेंगे। 6 हफ्ते का ये प्रोग्राम हम करेंगे ताकि पेन की सिवियरिटी को मेजर किया जा सके। दीज आर सम एग्जांपल्स। ये भी आपके सामने पीकॉट के हैं, चेयर योगा, विन्यासा योगा, रिस्टोरेटिव योगा, इंटीग्रेटेड योगा, जेंटल योगा, अष्टांग योगा प्लस डायट्री, यिन योगा प्लस गाइडेड इमेजरी। ये बहुत सारी चीजें हैं। और स्केल कौन सा यूज कर रहे हैं हम, परसीव्ड स्ट्रेस स्केल, एंजाइटी के लिए GAD-7, पेन के लिए वैसबिलिटी ऑस्वेस्ट्री, ये इंडियन में भी कन्वर्ट हो चुका है, ये नया आ गया। स्लीप क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, कॉर्नर्स रेटिंग स्केल। तो यहाँ हमें मॉडरेटर, मीडिएटर्स, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, ये चारों चीजों को बड़ा क्लियर करना है। ब्लड शुगर पे काम कर रहे हैं क्या, सलाइवरी कॉर्टिसोल इन्वेजिव मेथड है, ध्यान रखिएगा। और सलाइवरी कॉर्टिसोल क्या हो गया, फिजियोलॉजिकल मेजर आ गया। सलाइवा को टेस्ट करके हम चेक कर रहे हैं कि उस व्यक्ति में कितना स्ट्रेस है, और सेल्फ रिपोर्टेड स्ट्रेस क्वेश्चनर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई, टू ब्रॉड, टू नैरो, जस्ट राइट। ठीक है, तो मैं आपका एक टेस्ट ले रहा हूँ। पहला वाला टॉपिक देखिए और मुझे बताइए कि क्या ये टू ब्रॉड है, टू नैरो है या जस्ट राइट है। कैन यू रीड दैट, टू द ब्रॉड। इम्पैक्ट ऑफ, हाँ, yes, very nice. It is too broad. The impact of yoga on overall health, wellness on all age groups. Too broad. Very right. Second वाला बताइए, effect of a specific yoga breathing technique on blood ये pressure in hypertensive men. ऑप्टिमाइज है। No, this is too narrow. टाइटल में ये सब नहीं लिखा जाता, नैरो। ये बहुत नीचे नैरो लिखा है। जाता। 41 है, ओके सो सॉरी। हाँ, बहुत टाइट कर दिया आपने। थर्ड में आइए, इफेक्ट ऑफ हॉट योगा ऑन स्ट्रेस लेवल्स अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स। टू ब्रॉड। No, ब्रॉड है। just right. नो, Just right. Just No, this right. is a right Just ये thing. right. Just Just right. right. Perfect.
Attitudes towards yoga among all adults in India. Too broad. Too Too broad. broad, broad है, very all right. India broad है. Impact of yoga on sleep quality in elderly women living in urban areas. It is Yes. narrow. ठीक है, Accurate. Just right. Just Right. Just right. 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 Use of yoga for rehabilitation after sports injuries in professional female athletes age 18. ये ये नैरो हो Narrow. गया सर. Narrow. ये 18 Narrow, narrow. yes. narrow. Comparison of हो different गया. yoga styles on flexibility. Just right. Yeah, right. Effect of daily 10 minute Surya Namaskar practice on anxiety in high school. Just narrow. right. Just Narrow. right. Just Just Right. 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 It is right, Yeah. sir. Yes, yes, yes. Very good. So thank you very much for so much of your patience. I took a lot of time. मुझे लग रहा है क्विज के लिए समय नहीं है. यदि आप कहेंगे तो क्विज होगा, नहीं तो नहीं होगा. लेंगे सर, क्विज लेंगे. क्विज चलेगा. कल शुरुआत करेंगे क्विज से सर. हाँ सर, लेते हैं. करें, सभी लोग तैयार हैं तो करते हैं फिर. हाँ. इसी पे बेस्ड रहेगा जो मैंने अभी तक आपको कराया. ठीक है, शुरू करें शिवम जी. हाँ सर. अब समय बहुत हो गया, इसीलिए मैं चाह रहा था कि करूं या ना करूं, डबल माइंड हो. कोई चलिए, बात नहीं सर, देख लीजिए, अगर अगर समय नहीं हो तो कल भी कर सकते, कोई इशू नहीं. कर लेते हैं. सभी की इच्छा लग रही है. जस्ट रेज हैंड. ओके, ऑलराइट. ठीक है जी, शुरू करते हैं. चलिए शुरू करते हैं. Which of the following best describes the purpose of the Picot framework in yoga research? Answer is B. To create B. focused, answerable research questions. ठीक है. Question number 2. In the Picot framework, what does I stand for? B. Answer is B. Intervention, right? Third question. Example of control group. Answer is again B. Participants on a wait list receiving yoga after the study. Fourth question. Pain index. Oops. Answer is B. Oswestry disability. Oh, repeat हो गया. According to Picot method, when should post-intervention measurements be taken? C. Correct. In a typical yoga RCT, थोड़ा जंबल अप हो गया. What is the intervention and the most common control condition? Yoga combined with Tai Chi versus medication.
yoga, including asana, pranayama, meditation. Most common. Aerobic exercise versus strength. D, meditation only versus cognitive behavioral therapy. B, yes. Most commonly used. Thank you. G, your score, please, in the chat box. तो all correct होना चाहिए. All correct. Vikas ji, all 5. 1 wrong, 4. Smita ji, 2 good. Kiran Ghosh ji, all correct. Yes. So thank you for making this class a success. आज आपको मैं काफी कुछ convey कर पाया. All correct. 4, 4, 5. Very nice. You got the Picot. Keep going. Wonderful. ठीक है शुभम जी. थैंक यू सो मच सर। कमलेश जी शांति पाठ कराएंगे। आइए सभी कमर गर्दन सीधी करके यथास्थान पर, आंखों को निर्मलता से कोमलता से बंद करते हुए चेहरे पे प्रसन्नता का भाव, दोनों हाथों को जोड़कर छाती के मध्य हिस्से में रखें। एक लंबा गहरा श्वास भरकर प्रणव नाद ओम का उच्चारण। अम। शांति मन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। त्रिवितापों की शांति के बाद दोनों हाथों को अच्छे से घर्षण कराएं, चेहरे पे प्रसन्नता, और इस घर्षण से जो दिव्य ऊर्जा हमने उत्पन्न की उसको अपने आंखों के ऊपर लेके चलें, चेहरे पर मस्तक पर लगाते हुए सत्र का अंत करते हैं। हरिओम तत्सत। सभी को प्रणाम। शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच गुरुदेव। थैंक यू सो मच। प्रणाम।